अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 65, सांपों का पटारा। कमरे का दरवाजा खुला और मैकडफ अंदर आ गया। मारिया ने देखा कि वो एक उधेड़ उम्र का पुरस्कार शक्ल वाला आदमी था। डोनाल्ड और उसका साथी सोफे पर बैठे सिगार पी रहे थे। मैकडफ ने आते ही टोपी उतारकर मेज पर रखी और पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया? डोनाल्ड ने कहा, मिस्टर मैकडफ अंदर जाकर लाश देख लें। मैकडफ अंदर गया, फिर बाहर आकर बोला, शाबाश। डोनाल्ड ने कहा, लाओ अब हमारी रकम हवाले कर दो। मैकडफ ने जेब से लिफाफा निकालकर उनके सामने फेंक दिया। गिन लो, पूरे 10,000 पाउंड के नोट हैं। डोनाल्ड और उसके साथी ने पूरे नोट गिनकर जेब में रख लिए। फिर अचानक डोनाल्ड ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर कहा, मिस्टर मैकडफ, हम अपने जुर्म का कोई भी सबूत बाकी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए मरने के वास्ते तैयार हो जाओ। मैकडफ का रंग जर्द हो गया। मारिया ये सारा तमाशा खामोशी से देख रही थी। वो मैकडफ जैसे जालिम इंसान की मदद नहीं करना चाहती थी, जिसने दौलत की खातिर एक खूबसूरत सुनहरी बालों वाली बेगुनाह लड़की को कत्ल करवा दिया। मैकडफ ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें 10,000 पाउंड और दे दूंगा। डोनाल्ड का साथी हंसा, अरे हाँ, वो हम तुमसे छीन लेंगे, मगर तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारी किताब में नहीं लिखा। डोनाल्ड ने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा रखा था, जिसकी वजह से गोली चलने का धमाका नहीं होता, बल्कि हल्की सी ठक की आवाज सुनाई देती। मैकडफ के माथे पर पसीना आ गया। उसने अचानक झुककर मेज पर से एश ट्रे उठाकर डोनाल्ड पर दे मारी। डोनाल्ड एकदम पीछे हट गया और जो ही मैकडफ ने बाहर भागने की कोशिश की, डोनाल्ड ने उस पर पिस्तौल का फायर कर दिया। गोली सीधी मैकडफ की पीठ पर लगी और उसके दिल को चीरती हुई निकल गई। वो औंधे मुंह गिर पड़ा। डोनाल्ड और उसके साथी ने मैकडफ की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी जेब से मजीद 1,000 पाउंड निकले। उन्होंने जल्दी से अपनी अपनी जेबों में ठोंस लिए। डोनाल्ड बोला, अब हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, जल्दी करो। इस दौरान मारिया ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। डोनाल्ड ने बंद दरवाजे को ताज्जुब से देखा और बोला, दरवाजे की कुंडी किसने लगा दी? मारिया ने कहा, मैंने। अचानक कमरे में किसी औरत की आवाज़ सुनकर वो दोनों भनचक्के होकर रह गए। कौन हो तुम? दोनों चकरा गए और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहे थे। मारिया ने कहा, मैं उस औरत की रूह हूँ जिसको तुमने कत्ल किया है। डोनाल्ड को पसीना आ गया। हकलाते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम दोनों से अपने कत्ल का इंतकाम लेना चाहती हूँ, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। मैं रूह हूँ, तुम्हें हर जगह अपने काबू में कर सकती हूँ। डोनाल्ड ने अपने साथी को इशारा किया। वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे की चटनी लगी थी। उन्होंने खोलने की कोशिश की, मगर मारिया ने पीछे से पिस्तौल के 2 फायर कर दिए, जो उनकी खोपड़ियों में लगे और दोनों पुराने दरख्त की तरह धम से फर्श पर गिर पड़े। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मारिया ने दरवाजा खोल दिया। अंबर ने अंदर झांक कर लाशें देखी तो सर खुजलाने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, मारिया। अंबर। मारिया बोली, ये मैं क्या देख रहा हूँ, 3 लाशें। अंबर ने कहा। मारिया कहने लगी, एक और लाश अंदर भी है, मगर ये सब कुछ क्या है ये फिर बताऊंगी, अभी तो यहाँ से बाहर निकल चलो। दोनों होटल की सीढ़ियाँ उतरकर लॉबी में आ गए और फिर बाहर फुटपाथ पर खड़े होकर किसी टैक्सी का इंतजार करने लगे। अंबर ने कहा, इतनी ढेर सारी रकम हमारे पास आ गई है कि अब हम कई साल बड़े आराम से गुजार सकते हैं। मारिया बोली, इसकी मदद से हम अपने भाई नाग को बड़ी आसानी से तलाश कर सकते हैं। काश वो हमें मिल जाता। खुदा जाने इस वक्त कहाँ होगा। मेरा ख्याल है वो इस मुल्क में नहीं है, मारिया ने कहा। अंबर बोला, नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो हमें इसी जगह मिलेगा। हमें इसी शहर में रहना होगा, यानी स्विट्जरलैंड में। हाँ, ये जगह अमन की है। जंग इस मुल्क में नहीं है। लोग यहाँ सलामती से रह रहे हैं। ना जंग के धमाके हैं और ना ब्लैकआउट। लेकिन हम कहाँ रहेंगे? किसी होटल में, और कहाँ? कैदियों के साथ क्या बीती? वो अपने अपने शहरों को रवाना कर दिए गए हैं। इतने में एक टैक्सी आकर उनके करीब रुक गई। अंबर ने कहा, रेलवे स्टेशन ले चलो। दोनों टैक्सी में सवार होकर रेलवे स्टेशन आ गए। मारिया ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? अंबर बोला, जैकब ने कहा था कि नीली झील वाले शहर में एक क्लब है जहाँ लोग सांपों की पूजा करते हैं। हो सकता है वहाँ हमारी मुलाकात नाग से हो जाए, इसलिए मैं नीली झील वाले शहर को जाना चाहता हूँ। उस शहर का नाम ब्लू लेक था। अंबर ने ब्लू लेक का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। मारिया उसके साथ थी। प्लेटफॉर्म पर खूब रौनक थी। इतने में गाड़ी आ गई। अंबर एक डिब्बे में सवार हो गया। मारिया भी उसके साथ सवार हो गई। ज्यादा रश नहीं था। ट्रेन अपनी मंजिल को रवाना हो गई। ऐसी खूबसूरत ट्रेन अंबर और मारिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे थे। शाम से कुछ देर पहले ट्रेन ब्लू लेक पहुंच गई। अंबर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ पूछना चाहिए कि सांपों का क्लब कहाँ पर है। हाँ, मेरा ख्याल है रेलवे स्टेशन पर ही किसी से पूछ लो। नहीं, ये टैक्सी वाला ठीक रहेगा। एक टैक्सी करीब आकर रुकी तो अंबर ने झुककर उससे पूछा, क्यों भाई, तुम्हें मालूम है कि यहाँ सांपों का क्लब कहाँ पर है? टैक्सी वाले ने उसे घूर कर देखा और बोला, आपके पास सांप तो नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, हमारी तलाशी ले सकते हो। हमने तो वहाँ अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। हमारे सांपों से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर अंदर बैठ जाए, मैं आपको सांपों वाले क्लब में छोड़ आता हूँ। अंबर टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मारिया बाहर ही खड़ी रह गई। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा तो अंबर ने कहा, ज़रा रुकना यार। क्यों जनाब, क्या बात है? ज़रा 1 मिनट, मैं सामने वाली दुकान से सिगरेट ले लूँ। अंबर,
ने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर निकल गया। ड्राइवर ने हाथ पीछे ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन इतने में मारिया टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। अंबर भी जल्दी से वापस आ गया। टैक्सी सांपो के क्लब की तरफ रवाना हो गई। ये शहर एक कस्बा सा था, अच्छा खासा कस्बा। चारों तरफ पहाड़ थे जिन पर बर्फ जमी थी। मकान लकड़ी के तिकोनी छतों वाले थे और बड़े साफ सुथरे और खूबसूरत थे। लेकिन कस्बे से बाहर एक जंगल के किनारे झील के पास जाकर रुक गई। टैक्सी कस्बे से बाहर एक जंगल के किनारे झील के पास जाकर रुक गई। लीजिए जनाब, वो सामने रहा सांपों का क्लब। अंबर ने देखा दरख्तों में एक जर्द रंग की एक मंजिला इमारत नजर आ रही थी। दोनों टैक्सी से उतर पड़े। जंगल में से एक पतला सा रास्ता उस जर्द इमारत को चला गया था। दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। इमारत का दरवाजा काफी पुराना था। दरवाजे पर नाग की शक्ल बनी थी। वहां हर तरफ खामोशी थी। अंबर ने दरवाजे पर लगी हुई घंटी का बटन दबा दिया। कुछ देर बाद एक गंजा मोटी गर्दन वाला भैंसा नुमा आदमी दरवाजा खोलकर बोला, क्या बात है? अंबर ने कहा, मुझे अपने दोस्त जेकब से मिलना है। उसने कहा था कि यहाँ से मेरा पता कर लीजिए। गंजे ने बड़े गौर से अंबर को सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में खास किस्म की चमक पैदा सी। उसने होठों पर जुबान फेरी और गहरी निगाहों से बोला, अंदर आ जाओ नौजवान, मिस्टर जेकब जरा शहर तक गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अंबर ने गर्दन पर हाथ फेरकर पीछे देखा, जैसे मारिया से मशवरा तलब कर रहा हो। मारिया ने उसके शाने पर हाथ रखकर जरा सा अंदर को धकेला, जैसे कह रही हो ठीक है तुम अंदर चलो। अंबर गंजे आदमी के साथ अंदर चला गया। गंजा उसे लेकर एक बरामदे से गुजरकर छोटे से हाल कमरे में से गुजरता हुआ एक झुकी हुई छत की सीढ़ियों पर आकर बोला, मिस्टर जेकब का कमरा नीचे है, मेरा ख्याल है आप उस कमरे में चलकर आराम करें। गंजा सीढ़ियां उतरने लगा। अंबर और मारिया उसके पीछे पीछे थे। नीचे एक दरवाजा आ गया जिसका गेट छोटा सा था मगर लोहे का था। गंजे ने कहा, तशरीफ लाइए। गेट की एक छोटी सी खिड़की खोलकर वो अंदर चले गए। अंदर एक मुख्तसर सा कमरा था। कोने में नरम बिस्तर वाला पलंग लगा था। तपाही और 2 कुर्सियां साथ रखी हुई थी। एक तरफ मुंह हाथ धोने का बेसन लगा था। आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ कॉफ़ी और खाने को भिजवाता हूँ। आप सफ़र करके आ रहे हैं, आपको ज़रूर भूख लगी होगी। शुक्रिया शुक्रिया, मारिया ने अंबर के कान में कहा, मुझे कुछ खतरा मालूम हो रहा है। अंबर ने सर हिला दिया जैसे कह रहा हो, कोई परवाह नहीं, हमें नाग को भी तो तलाश करना है। गंजा चला गया। उसने बाहर जाते ही लोहे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से चटखनी लगा दी। अब अंबर को भी एहसास हुआ कि कुछ दाल में काला काला है। मारिया ने कहा, देखा मैं ना कहती थी कि यहाँ खतरा है। ये शख्स मुझे कोई अयार आदमी लग रहा है, ज़रूर इसने तुम्हें फांसने की कोशिश की है। अंबर बोला, और मेरा ख्याल है कि हम फंस भी गए हैं, क्योंकि जहाँ तक इस दरवाजे का ताल्लुक है ये इतना मजबूत है कि शायद हम इसे दोनों मिलकर भी नहीं खोल सकेंगे। मारिया हंस दी, अगर तुम कहो तो मैं एक हाथ से अभी इसे दरवाजे को उखाड़ कर फेंक सकती हूँ। नहीं, अंबर बोला, हमें यहाँ रहकर मालूम करना चाहिए कि इस क्लब का राज क्या है और लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। उन्होंने किस मकसद के लिए क्लब खोल रखा है। हो सकता है हमें नाग का भी यहाँ से कुछ सुराग मिल जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी, वरना मैं तो अभी इस दरवाजे को उखाड़ कर परे फेंक दूँ। नहीं मारिया बहन, इतना गुस्सा ना करो। दोनों हंस दिए। उन्होंने उठकर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ कोने में छोटी सी मेज़ पर शीशे का एक प्याला पड़ा था जिसमें दूध था। मारिया बोली, ज़रूर ये दूध सांपों को पिलाने के लिए रखा हुआ है। अंबर बोला, मगर मुझे तो यहाँ कोई सांप दिखाई नहीं दे रहा। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि गेट में एक छोटा सा सुराख खुला। किसी ने बाहर से उसका ढकना अलग कर दिया था। फिर उस गंजे आदमी का चेहरा नमदार हुआ। वो एक मकरू कहका लगाने के बाद सांप जैसी तेज आवाज़ में बोला, अगर तुम्हारी ज़िंदगी की कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो, वो पूरी कर दी जाएगी। अंबर ने पूछा, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्यों पूछी जा रही है? गंजा बोला, इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आज रात तुम्हारे कमरे में सांप आएगा जो तुम्हें डस कर तुम्हारी आंखों को निकाल कर खा जाएगा। वो हमारे मुल्क का सबसे मुकद्दस सांप है और इंसानी आंखें उसकी पसंदीदा ग़िज़ा हैं। हम हर दूसरे रोज़ किसी न किसी इंसान को फांस कर यहाँ ले आते हैं और उसे अपने उस मुकद्दस सांप के आगे डाल देते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम अपने आप हमारे पास आ गए। अंबर ने कहा, लेकिन जेकब कहाँ है? गंजा बोला, हम किसी जेकब नाम के आदमी को नहीं जानते। मैंने तुमसे झूठ कहा था। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खाना दिया जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी को कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। अंबर और मारिया दोनों बड़े हैरान थे कि इतने महज़ब मुल्क में आदमखोर किस्म के वहशी कहाँ से आ गए। इस किस्म के वहशी उन्होंने आज से सैकड़ों बरस पहले अफ्रीका के जंगलों में देखे थे, लेकिन चूंकि वो खुद इस क्लब के इसरार पर से पर्दा उठाना चाहते थे, इसलिए खामोशी से सारा तमाशा देखते रहे। अंबर ने कहा, मेरी आखिरी कोई ख्वाहिश नहीं, तुमने जो करना है करो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम लोगों का अंजाम करीब है। गंजे ने कहका लगाया और बोला, बकवास बंद करो, और उसने ज़ोर से सुराख का ढकना बाहर से बंद कर दिया। अंबर ने कहा, मारिया तुम सच कह रही थी, ये तो आदमखोर वहशी हैं। खुदा जाने अब तक कितने बेगुनाहों को सांपों से डसवा कर मरवा चुके हैं और इनकी आंखें सांपों को खिला चुके हैं। मारिया ने कहा, इनसे बदला लेना चाहिए, इनको अपने जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। ये जालिम है, कातिल है। अंबर ने कहा, इनका ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इन्हें ज़िंदा रहने दिया गया तो ये न जाने कितने बेगुनाहों को और कत्ल कर देंगे। यहाँ कितने सांप होंगे ये भी मालूम हो जाएगा। अंबर रात का इंतजार करने लगा। थोड़े अरसे बाद दीवारों के रोशनदान में से खाने का पैकेट अंदर फेंक दिया गया। अंबर और मारिया ने मिलकर खुश्क गोश्त और डबल रोटी खाई और अब रात का इंतजार करने लगे। ठीक रात के 12 बजे तो गेट का वही सुराख खुला।
कमरे में रोशनी हो रही थी। बाहर से किसी ने अंदर एक रेशमी जुराब फेंक दी। जुराब जमीन पर गिरी तो उसमें से एक स्याह रंग का सांप निकलकर फर्श पर रेंगने लगा। ये सांप कोई 2 फीट लंबा था और उसने गिरते ही अपना फन उठा लिया। उसके सर पर केसरी रंग की धारियां थी। मारिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सांप ने जिधर से चीख की आवाज आई थी उधर मुंह कर लिया। सामने अंबर कुर्सी पर बैठा था। सांप ने अंबर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया पलंग पर चढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हें खतरा है। ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं क्लब वालों पर यही जाहिर करना चाहता हूँ कि सांप ने मुझे डस दिया है। ठीक है अंबर भाई। मारिया पलंग पर चढ़ गई। अंबर ने सांप को देखकर पीछे हटना शुरू कर दिया। दरवाजे के सुराख पर 2-3 बड़े आदमी बड़े शौक से अंदर देख रहे थे। उसे गंजे की आवाज सुनाई दी, तुम इस मुकद्दस सांप से ना बच सकोगे, कहाँ तक हटते जाओगे? और फिर हंसने लगा। सांप कुंडली मारकर रेंगता खिसकता हुआ अंबर की तरफ बढ़ रहा था। अंबर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। सांप उसके बिल्कुल करीब आकर अपनी अपनी लाल लाल जुबान बार बार बाहर निकालने लगा। अंबर ने पांव उसकी तरफ बढ़ाया। सांप ने उछलकर मुंह मारा। अंबर ने टांग पीछे खींच ली। सांप जरा आगे बढ़ा। अंबर ने उस पर हाथ मारा। सांप ने उसके हाथ पर डस दिया। अंबर के हाथ पर जख्म हो गया। जहर भी उसके जिस्म में चला गया। मगर जहर भला अंबर का क्या बिगाड़ सकता था? उसे कुछ भी ना हुआ, लेकिन उसने ऐसी अदाकारी की जैसे सांप ने उसे डस दिया हो और वो सख्त तकलीफ में है। वो तड़पने लगा। सांप उसकी आंखों की तरफ आया। अंबर बेसुध होकर लेटा और यूं जाहिर कर रहा था जैसे मर गया हो। सांप ने उसकी आंखों पर अपना मुंह जोर से मारा और चाहा कि दांतों से उसकी आंखें निकालकर हजम कर जाए, लेकिन सांप का मुंह गोया किसी पत्थर से टकराकर चट गया। सांप चकरा गया। उसने 2-3 बार अंबर की आंखों पर अपनी थोतनी मारी और हर बार गोया किसी पत्थर से टकराकर जख्मी हो गया। बाहर से देखने वालों को यही मालूम हो रहा था जैसे सांप अंबर की आंखों को निकालकर खा रहा है। वो बड़े खुश हो रहे थे। मारिया ने कहा, इस मूजी को हिलाक कर दो अंबर, क्या मैं इसे मार डालूं? अंबर ने आहिस्ता से कहा, नहीं मारिया, अभी इसने गंजे को शिकार करना है, तुम देखती रहो कि ये क्या होता है। बाहर वालों ने जब देखा कि अंबर मर गया है और मुकद्दस सांप ने उसकी दोनों आंखें निकालकर हड़प कर ली हैं, तो उन्होंने कमरे का दाहिनी दरवाजा खोल दिया। गंजे के साथ अब एक हबशी किस्म का पहलवान भी था। एक लंबी नाक वाली सूखी सी औरत भी थी। तीनों एक एक कदम उठाते कमरे में आए। उन्होंने सबसे पहले सांप को एक थैले में डालने की कोशिश शुरू कर दी। औरत ने थैला खोला और गंजा दूध का प्याला तवाई पर से उठाकर सांप के सामने आ गया। अब जो उसने देखा कि मरे हुए नौजवान की आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं, तो उसके पांव तले की जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? वो चिल्लाया। औरत ने कहा, मुकद्दस सांप के मुंह से खून बह रहा है। उन्होंने देखा कि वाकई सांप का मुंह जख्मी था और वो फन फैलाकर बड़ी तकलीफ से झूम रहा था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? औरत बोली, ये आदमी कौन है? अंबर आंखें खोलकर उठकर बैठ गया। कहने लगा, मैं कौन हूँ ये अभी मालूम हो जाएगा तुम्हें। उसके साथ ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, सांप को गर्दन से पकड़ लिया। सांप ने सबके सामने एक बार फिर अंबर की कलाई पर डस दिया। वो बड़े खुश हुए कि अब अंबर का बचना मुहाल है। सांप का जहर इस कदर खतरनाक था कि जिसको भी ये डसता था वो 1 मिनट के अंदर अंदर हलाक हो जाता था। अंबर ने सांप को अपने हाथ में पकड़े रखा। सांप का फन सिकुड़ गया और वो अंबर की गिरफ्त में बेबस मालूम हो रहा था। अंबर ने उसकी थोतनी अपने उंगलियों में दबा रखी थी और फिर अचानक अंबर ने सांप को गंजे की तरफ उछाल दिया। वहां एक अफरा तफरी मच गई। गंजा दहशत ज़दा होकर पीछे को गिरा। सांप उसके ऊपर से होकर पीछे खड़े उसके साथी की गर्दन पर लगा। सांप पहले ही जख्मी और गजबनाक हालत में था। उसने झिंझलाकर उस आदमी की गर्दन पर डस लिया। वो आदमी चीख मारकर गिरा और तड़पते तड़पते मर गया। सांप भी फन फैलाए झूम रहा था। अब उसका रुख औरत की तरफ था। औरत पीछे हटकर भागने ही लगी थी कि सांप ने उछलकर औरत की टांग पर डस दिया। अब औरत के मुंह से एक चीख निकली। वो भी फर्श पर गिरी और गिरते ही दम तोड़ गई। गंजा अपनी जगह पर थर थर कांप रहा था। अंबर अपनी जगह से उठा। सांप उसके पास आया। सांप के अंदर अब डसने की सकत नहीं थी। अंबर ने सांप की गर्दन पर पांव रखकर उसे कुचल दिया। गंजे के मुंह से खौफनाक आवाज निकली और वो लरजते हुए बोला, तुमने मुकद्दस सांप को हलाक कर दिया। अंबर ने गंजे को गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, और अब मैं तुम्हें हलाक करने वाला हूँ। गंजा हाथ बांध कर गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए मुझे कुछ न कहो, मैं बेगुनाह हूँ। अंबर बोला, तुम बेगुनाह कैसे हो सकते हो? तुम जाने अब तक कितने आदमियों को इस सांप से डसवा कर उनकी आंखें खिला चुके हो। गंजा बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जो मुझे मेरा मालिक कहता है मैं वही करता हूँ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो अजीम सपेरा है, हम उसे देवता कहते हैं। वो अपने कमरे में बैठा तुम्हारी लाश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब सांप लाश की आंखें खा जाता है तो हम लाश उठाकर अजीम देवता के पास अपने ले जाते हैं। वो लाश को लेकर क्या करता है? वो लाश के टुकड़े करके उसे दूसरे सांपों के आगे चारा बनाकर डाल देता है। अंबर कांप उठा। उफ, तुम लोग किस कदर संगदिल हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि मुझ पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारे जहरीले सांप ने मुझे 2 बार डसा था, मगर मुझ पर कोई असर ना हो सका। मैं उसी तरह जिंदा हूँ। वो तो मेरी आंखें भी नहीं निकाल सका। ये बात साबित करती है कि मैं अजीम देवता हूँ और वो आदमी अजीम देवता नहीं है जो अपने कमरे में बैठा मेरी लाश का इंतजार कर रहा है। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा? गंजे ने कांपते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमर बोला, तो फिर मुझे अपने झूठे और कातिल अजीम देवता के कमरे में लाश बनाकर ले चलो, और खबरदार उसे जरा भी ना मालूम हो कि मैं जिंदा हूँ। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं अजीम देवता के सामने तुम्हें भी हलाक कर दूंगा, समझे? तो फिर अब मुझे लाश की तरह कंधे पर डालो। गंजे ने अंबर को लाश की मानिंद अपने कंधे पर डाला और अजीम देवता के कमरे में ले गया।
अजीम देवता एक लंबा तड़ंगा रीछ जैसा आदमी था जिसके सर पर बालों का जंगल उगा हुआ था। वो पत्थर की कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने मेज पर एक छुरी पड़ी थी। पास ही शीशे के एक मर्तबान में सुर्ख रंग का एक बड़ा ही खतरनाक सांप बंद था। लाश का दिल निकालकर वो सबसे पहले उस खतरनाक सांप के मर्तबान में डाला करता था। उसने गंजे को लाश उठाए कमरे में दाखिल होते देखा तो गुर्राया, बाकी लोग कहाँ मर गए हैं, तुम अकेले लाश की उठाई क्यों आ रहे हो? गंजे का सांस फूल गया, वैसे भी वो डरा हुआ था। कहने लगा, अजीम देवता, उन्होंने जरा देर कर दी थी, मैंने सोचा आप लाश का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए अकेला ही उसे उठाकर ले आया। अजीम देवता गुस्से में बोला, रख दो इसे मेरे आगे, मेरा सुर्ख सांप सुबह से भूखा है, मैं इसे लाश का दिल निकाल कर खिलाऊंगा। गंजे ने डरते डरते अंबर की लाश अजीम देवता के सामने जाकर डाल दी। अजीम देवता ने लाश को गौर से देखा और एकदम चीख उठा, इसकी आंखें तो वैसी की वैसी ही हैं, सांप ने इसकी आंखें क्यों नहीं नोची? गंजा थर थर कांपने लगा और बोला, हजूर, सांप का दिल भर गया था शायद, उसने लाश की आंखों की तरफ मुंह ही नहीं किया, मैंने उसे बड़ा मजबूर किया मगर उसने उधर रुख ही नहीं किया। बकते हो तुम। अच्छा, कोई खास बात नहीं, अब इसकी आंखें मैं निकाल लूंगा और मेरा मर्तबान वाला सुर्ख सांप सबसे पहले इसकी लाश की आंखों ही को खाएगा। गंजा हैरान होकर देख रहा था कि जाने अब क्या होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि अजीम देवता लाश का कुछ ना बिगाड़ सकेगा। अजीम देवता ने मेज पर से छुरी उठाई और अंबर की आंखों में उसकी नोक झोंक दी। वो ये देखकर सख्त हैरान हुआ कि छुरी उचट गई, जैसे वो किसी पत्थर से टकराई हो। अब अंबर ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। उसने अजीम देवता का हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई भी कातिल आज तक मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सका, तुम भी मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। अजीम देवता, जो एक ताकतवर इंसान था, उसने अपना हाथ झटक दिया। वो परेशान हो गया था कि कैसी लाश है। उसने हलक से एक भयानक आवाज निकाली और गंजे को देखा। ये क्या हो रहा है? अंबर ने कहा, अभी मालूम हो जाएगा। उसके साथ ही अंबर ने मर्तबान में हाथ डाला और सुर्ख सांप बाहर निकाल लिया और उसे अजीम देवता के ऊपर फेंक दिया। सांप जाने किस वक्त से भूखा था, उसने अजीम देवता पर गिरते ही उसके माथे पर जोर से डस लिया, माथे से एक बोटी ही निकाल ली। सुर्ख सांप का जहर बेहद मोहलिक था। अजीम देवता फर्श पर गिरा और उसका सारा बदन कांपने लगा। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया, तुम मौजूद हो ना? मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ और ये सारा तमाशा देख रही हूँ, मेरी जरूरत तो नहीं? अंबर ने कहा, नहीं, तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे तुम इस सुर्ख सांप से जरा दूर ही रहना, फिक्र ना करो, मैं परे हटकर खड़ी हो गई हूँ। अजीम देवता मर चुका था। गंजा परेशान अपनी जगह पर लरज रहा था। सुर्ख सांप फर्श पर कुंडली मारे फन फैलाए झूम रहा था। अंबर ने हाथ आगे बढ़ाकर सुर्ख सांप को पकड़ना चाहा तो उसने उसके हाथ पर डस दिया, मगर अंबर पर चूंकि उसका कोई असर नहीं हो सकता था, इसलिए उसने परवाह न की और सांप को गर्दन से पकड़कर फर्श पर रखा और पांव से उसकी गर्दन मसल दी। सांप मर गया। अंबर ने गंजे से कहा, यह बताओ कि बाकी सांप कहाँ है? गंजे ने कहा, अजीम देवता, बाकी सांप दूसरे कमरे में मर्तबानों में बंद है। वो इस बात पर भी हैरत ज़दा था कि अभी अभी अंबर ने एक औरत से बात की थी और औरत ने उसकी बात का जवाब दिया था, मगर औरत उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वो अंबर की अजमत का कायल हो गया और उसे यकीन आ गया कि यह शख्स ही असल में अजीम देवता है। अंबर ने उससे पूछा, यह बताओ कि क्या तुमने यहाँ कोई ऐसा आदमी देखा है जिसकी आंखें सुर्ख हैं और नाक खूबसूरत है, उसका नाम नाग है? गंजा हाथ बांध कर बोला, अजीम देवता, मुझे अपने माँ बाप की कसम है कि मैंने आज तक यहाँ ऐसा आदमी नहीं देखा है। अंबर ने कहा, यह बताओ कि यहाँ और कौन कौन लोग हैं? गंजा बोला, अभी थोड़ी देर में क्लब के बाकी लोग एक कमरे में जमा होंगे और सांप का रक्स करेंगे। कुल कितने आदमी हैं? 7 आदमी। चलो मुझे उस कमरे में ले चलो। अंबर और मारिया गंजे के साथ उस कमरे में आ गए जहां क्लब के दूसरे मेंबर अभी जमा नहीं हुए थे। अंबर ने गंजे से कहा, बाकी मेंबरों को भी बुलाओ। गंजे ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, वो लोग आने ही वाले हैं। इतने में दरवाजा खुला और 7 आदमी स्याह कपड़े, स्याह टोपियां पहने अंदर आ गए। वो कुर्सियों पर बैठ गए। उनके लिबास बिल्कुल सांप की तरह थे। अंबर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ऐ सांपों के क्लब के लोगों, गौर से सुनो। तुम्हारा अजीम देवता एक कातिल और जालिम इंसान था, वो मर चुका है। 7 वाले कमरे में उसकी लाश पड़ी है। आज से मैं तुम्हारा अजीम देवता हूँ। इस बार सारे लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी अपनी जेबों से पिस्तौल निकालकर अंबर की तरफ तान लिए। गोली से उड़ा दो उस शैतान को जिसने हमारे अजीम देवता को कत्ल किया है। अंबर हंस पड़ा, तुम अगर अपने पिस्तौलों की सारी गोलियां भी मुझ पर खाली कर दो तो मैं जिंदा रहूंगा, मुझ पर तुम्हारे एक भी गोली असर नहीं करेगी। यही इस बात का सबूत कम है कि मैं तुम्हारा अजीम देवता हूँ। चलाओ गोली। डस 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 की आवाजें आई और बैक वक्त सारे स्याह पोश आदमियों ने अपने अपने पिस्तौल की गोलियां चला दी। सारी गोलियां अंबर के सीने पर लगी और सीने पर लगकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वो अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा रहा, उस पर जरा सा भी असर न हुआ। सारे के सारे आदमी शजदर रह गए। पिस्तौल उनके हाथों से फर्श पर गिर पड़े। गंजे ने आगे बढ़कर कहा, मैं ना कहता था कि यही अजीम देवता है। अंबर ने हाथ उठाकर कहा, अब मैं तुम लोगों पर अपने पिस्तौल से फायर करूंगा और एक एक करके तुम सबको भून कर रख दूंगा। इतना सुनना था कि सातों के सातों आदमी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, अजीम देवता को सलाम, अजीम देवता को सलाम। अंबर ने गंजे से पूछा, क्या इन लोगों में से किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया है? गंजे ने कहा, नहीं हुजूर, इनमें से कोई भी कातिल नहीं है। अंबर ने कहा, सुनो, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ और खबरदार फिर कभी इस इमारत का रुख न करना, क्योंकि मैं इसे जलाकर राख करने वाला हूँ। सारे आदमी वहां से दुम दबाकर भाग गए। अंबर ने गंजे से कहा, तुम भी भाग जाओ, मैंने तुम्हें भी माफ किया। गंजा भी भाग गया। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया, इस इमारत से निकलकर बाहर गेट पर मेरा इंतजार करो।
मारिया चली गई। अंबर ने इमारत को आग लगा दी और खुद भी बाहर आ गया। इमारत शोलों में तब्दील हो गई। अंबर ने गेट पर आकर कहा, मारिया, अंबर, और वो दोनों वहां से निकलकर कस्बे के स्टेशन पर आ गए। मारिया और अंबर बड़े शहर बर्न में आकर रहने लगे। उन्होंने शहर से बाहर खूबसूरत वादी में एक होटल में कमरा ले लिया। उनका ख्याल था कि जंग के दिनों में उनका शहर शहर मारे मारे फिरते रहना ठीक नहीं है। नाग की तलाश बहरहाल उन्होंने अपनी बाकायदा जारी रखी हुई थी। अब उधर नाग की भी खबर लें कि वो किस हाल में है। नाग रंगून शहर के एक मोहल्ले में सोली पेगोडा यानी शहर के सबसे बड़े बुद्ध मंदिर के करीब रह रहा था। जापानी बराबर आगे बढ़ते चले आ रहे थे। अब तो दिन में 2-2, 3-3 बार जापानी हवाई जहाज आकर बम बरसा जाते थे। शहर से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था। अक्सर बाजार वीरान हो गए थे। दुकानों और मार्केटों को ताले पड़ गए थे। बर्मा की हुकूमत के लोग भी भाग गए थे। एक रोज नाग सुबह को सोकर उठा तो शहर की बंदरगाह पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई थी। नाग घर से निकलकर बाजार में आ गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। क्या बात है भाई? नाग ने एक आदमी से पूछा। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, जापानी जहाज बंदरगाह में दाखिल हो गए हैं, भाग जाओ। जापानी शहर में दाखिल हो गए थे। नाग का दिल चाहा कि वो बंदरगाह पर जापानियों के जहाज को आते देखे। अगरचे ये खतरे की बात थी, क्योंकि जापानी बड़े संगदिल थे और उन्होंने शहरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। पहला जहाज बंदरगाह के साथ लग चुका था और जापानी सिपाही शहर के शुमाली इलाके में गोलियां चलाते हुए लूट मार कर रहे थे। नाग बंदरगाह की जानिब रवाना हो गया। बड़े बाजार से गुजरकर वो एक छोटे बाजार में आया तो सामने से उसे एक फौजी गाड़ी आती नजर आई। नाग जल्दी से एक मकान की जोड़ी में दाखिल हो गया। जापानी मकानों पर गोलियां चला रहे थे। उन्होंने नाग को मकान में छुपते देख लिया था। नाग ने मकान की दूसरी मंजिल में आकर बाजार की तरफ झांका तो ठाए से एक गोली उसके करीब से होकर दीवार पर लगी। वो जल्दी से परे हट गया। नीचे सीढ़ियों पर जापानियों के कदमों की आवाजें आईं। नाग समझ गया कि जापानियों से गिरफ्तार करने आए हैं। वो तेजी से सांप बनकर एक अलमारी के पीछे छुप गया। जापानियों ने उसे जगह जगह तलाश किया। जब वो ना मिला तो उन्होंने मकान को बाहर से बंद करके उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। पेट्रोल की वजह से आग एकदम भड़क उठी। नाग तेजी से अलमारी के पीछे से निकला और रोशनदान में से होकर दूसरे मकान की दीवार पर आ गया। फिर वहां से रिंगता हुआ बाजार वाली दीवार पर आ गया और एक खिड़की के पीछे छुप गया। जापानी बाजार में इधर उधर गोलियां चला रहे थे और मकानों को लूट रहे थे। नाग वहां से खिसक कर मकानों होता दूसरे बाजार में आ गया। यहाँ कोई नहीं था। उसने इंसान की शक्ल इख्तियार की और अपने मोहल्ले की तरफ तेज कदमों से चलने लगा। अपने इलाके में आकर उसे मालूम हुआ कि वहां पर भी जापानी फौज फिर रही है और गली में कई इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। नाग घर जाने के बजाय मंदिर में आ गया। यहाँ भी वीरानी छाई हुई थी। सिर्फ 2-3 पुजारी गौतम बुद्ध की मूर्ति के आगे बैठे आंखें बंद किए सहमे हुए पूजा कर रहे थे। गौतम बुद्ध से दुआ मांग रहे थे कि वो उन्हें जापानी सिपाहियों की दरिंदगी से महफूज रखे। नाग उनसे जरा दूर एक कोने में होकर बैठ गया। उस वक्त नाग का ख्याल अंबर और मारिया की तरफ चला गया। खुदा जाने वो किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। जंग की तबाहियों ने उन्हें भी अपनी लपेट में ले लिया होगा। वो उन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि गोली चलने की आवाज़ के साथ ही किसी इंसान की चीख बुलंद हुई। नाग ने उठकर बाहर झांक कर देखा। वहां कोई भी नहीं था। शायद मंदिर के पीछे किसी जापानी सिपाही ने किसी पुजारी को गोली से उड़ा दिया था। वो अपनी जगह पर जाकर चुपके से बैठ गया। इतने में वहां 3-4 जापानी सिपाही दंदनाते हुए आ गए। पुजारी उठकर खड़े हो गए और हाथ बांधकर झुक गए। सिपाहियों ने मशीन गन का रुख उनकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। तीनों पुजारी गोलियां खाकर दोहरे होकर फर्श पर गिरे और तड़पने लगे। सिपाही बाहर जाने लगे कि उनकी नजर नाग पर पड़ी। नाग ने भी उन्हें देखकर भागने की कोशिश की, मगर जापानी उसके सर पर आ गए। तुम कौन हो? तुम्हारा लिबास पुजारियों जैसा नहीं है। नाग ने टूटी फूटी उर्दू में कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, यहाँ मेहनत मजदूरी करने आया था कि जंग शुरू हो गई। एक जापानी ने दूसरे से कहा, इसे पकड़ कर ले जाओ, ये जासूस मालूम होता है, इससे बड़ी मालूमात हासिल होंगी। सिपाही नाग को पकड़ कर ले गए। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया और ट्रक में बिठाकर शहर से बाहर दरियाए एरावती के किनारे फौजी दफ्तर में ले आए। यहाँ उसे हवालात में बंद कर दिया गया। दोपहर को उसे खाने के लिए मुट्ठी भर नमकीन चावल दिए गए। इसी हवालात में एक मुसलमान ताजर भी बंद था। उसका नाम बाकिर मेहंदी था। शहर में उसके कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। नाग को उस मुसलमान ताजर मेहंदी से बड़ी हमदर्दी हो गई थी। मेहंदी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो बच्चों को याद करके रो रहा था। खुदा जाने मेरे बाल बच्चे और बीवी किस हाल में होंगे। नाग ने कहा, मियाँ जी आप फिक्र न करें, मैं आपके बच्चों को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ताजर ने आसान भरी मगर रहम तलब नजरों से नाग को देखा और कहा, मेरे बेटे, तुम तो खुद जापानियों की कैद में जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हो। न जाने ये लोग तुम्हें किस वक्त गोली मार देंगे, फिर मेरी भला तुम क्या मदद करोगे। नाग जरा सा मुस्कुराया और बोला, मियाँ जी खुदा की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। क्या आपको हेडक्वार्टर की हवालात के रास्ते का इल्म है? ताजर मेहंदी ने कहा, पहले मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ ही कैद था, मुझे ये लोग परसों ही वहां से पकड़कर यहाँ लाए हैं। नाग ने हेडक्वार्टर जेल का रास्ता ताजर मेहंदी से पूछकर उसे अच्छी तरह जहन में बिठा लिया। फिर कहा, अगर मैं किसी तरह से आपके खानदान को जेल से निकाल लाऊं तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं उन्हें हिफाजत से रख सकूं? ताजर मेहंदी कहने लगा, रंगून शहर से 50 मील दूर पर दम का एक कस्बा है। उस कस्बे से 2 मील शुमाल मगरिब में एक छतरी वाला एक मंजिला मकान मैंने तफरीह के लिए डाल रखा है। अगर मेरे बच्चे वहां पहुंचा सको तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। नाग ने कहा, फिक्र न करें, मैं आपको भी वहां पहुंचाकर ही दम लूंगा।
ताजिर मेहंदी ताज्जुब से नाग की तरफ देख रहा था। उसे कुछ महसूस होने लगा कि जैसे नाग दीवाना है, क्योंकि जापानियों की कैद से ना सिर्फ खुद निकलना बल्कि एक पूरे खानदान को निकाल कर ले जाना दीवानेपन ही की बात थी। शाम हो गई तो एक जापानी सिपाही अंदर आकर ताजिर मेहंदी को ले गया। कोई घंटे बाद ही उसे जख्मी हालत में अंदर फेंक दिया गया। मेहंदी के जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और वह कराह रहा था। नाग ने किसी न किसी तरह मेहंदी के जख्मों को साफ करके पट्टियां बांध दी। उसने नाग को बताया कि जापानी उसे बरतानिया का जासूस समझकर उससे पूछगिछ कर रहे थे कि अंग्रेज बैंकों का सोना किस जगह छुपा गए हैं। थोड़ी देर बाद जापानी सिपाही और नाग को भी अपने साथ ले गया। एक तंग सी बांस की झोपड़ी में एक जापानी अफसर हाथ में तलवार लिए बैठा था। उसने बड़ी खूनखार नजरों से नाग को देखा और गुर्राया, तुम शक्ल ही से अंग्रेज के जासूस मालूम होते हो। बताओ, अंग्रेज जाते जाते अपना सोना किस जगह छुपा गए हैं? नाग ने कहा, हो सकता है वो अपना सोना अपने साथ ही ले गए हों। बकवास बंद करो, उन्हें हमने इतनी मोहलत नहीं दी थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। तो फिर मुझे मालूम नहीं कि सोना किस जगह पर है। तुम अभी बता दोगे। जापानी अफसर ने अपने करीब खड़े सिपाही को इशारा किया। उसने जेब से चाकू निकालकर खोला और नाग के करीब आ गया। अब नाग को खतरा अपने सर के ऊपर मंडलाता नजर आया, क्योंकि चाकू से उसे मोहल्ले के जख्म लग सकता था और मर भी सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, ठहरो मैं बताता हूँ। जापानी अफसर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सिपाही को हाथ से रुकने का इशारा किया। नाग ने कहा, अंग्रेजों का सोना दरियाए एरावती के किनारे उस जगह दफन है जहां आपके हेडक्वार्टर की जेल है। जापानी की आंखें खुल गईं। उसने सिपाही से कहा, जीप तैयार करो, मैं इसे लेकर हेडक्वार्टर जाऊंगा। उसी वक्त एक जीप से बाहर आकर रुक गई। जापानी अफसर ने नाग से कहा, याद रखो, अगर वहां से सोना ना निकला तो तुम्हें उसी जगह कत्ल करके दफन कर दिया जाएगा। नाग हंसा और बोला, सोना जरूर निकलेगा, आप मुझे वहां लेकर चलें। असल में नाग उस जगह पहुंचना चाहता था जहां ताजिर मेहंदी के बीवी और बच्चे कैद थे। जापानी अफसर नाग को लेकर हेडक्वार्टर के इलाके में उस मकाम पर आया जहां कैद खाना बना हुआ था। नाग ने देखा यह जेल नारियल के दरख्तों के एक झुंड में बनाई गई थी। बाहर एक सिपाही मशीन गन लिए पहरा दे रहा था। कहाँ है वो खजाना, जल्दी बताओ। जापानी अफसर ने तलवार निकालकर कहा। नाग ने एक जगह जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जगह जमीन खुदवाई जाए। जापानी अफसर ने हुक्म दिया, फौरन जमीन खोद दो। 3 सिपाही बेलचे लेकर वहां आ गए और उन्होंने जमीन खोदनी शुरू कर दी। नाग ने इस दौरान में सारे इलाके का अच्छी तरह जायजा ले लिया। शाम के साए गहरे होना शुरू हो गए थे। जापानी हेडक्वार्टर के बाहर कई एक फौजी गाड़ियां खड़ी थी। किसी मंसूबे पर अमल करके वो यहाँ से कोई गाड़ी लेकर फरार हो सकता था। नाग दिल में एक स्कीम सोच रहा था। गड़ा काफी बड़ा हो गया था, मगर खजाना वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। जापानी अफसर ने खा जाने वाली नजरों से नाग की तरफ देखा और चीख कर कहा, कमीने, कहाँ है सोना? नाग ने हंसकर ऊपर दरख्त की तरफ इशारा किया। जापानी चूहे, ऊपर देखो, वहां है खजाना। जापानी चूहा सुनकर जापानी अफसर का खून खोल उठा। उसने तलवार हवा में उठाई कि एक ही वार में नाग का सर तन से जुदा कर दे, मगर इस दौरान में नाग अपना काम कर चुका था। उसने अपनी शक्ल एक अकाब में बदली और हवा में फड़फड़ाता हुआ उड़ गया था। जापानी अफसर का तलवार वाला हाथ उठा हुआ वहीं का वहीं रह गया। गड़ा खोदने वाले सिपाही भी बेलजे उठाए दम बखुद होकर बैठ गए। उन्होंने किसी जीते जागते इंसान को अकाब में तब्दील होकर आसमान की तरफ उड़ते हुए कभी नहीं देखा था। ये कैसे हो गया? जापानी अफसर के मुंह से अपने आप निकल गया। करीब था कि गश खाकर गिर पड़ता कि सिपाहियों ने उसे संभाला दिया और जीप में बिठाकर ले गए। नाग नारियल के दरख्तों के उस झुंड में जाकर बैठ गया जिसके नीचे जेल थी। उस जेल में ताजिर मेहंदी की बीवी और 2 लड़कियां और एक लड़का कैद थे। ये तीनों जवान थे। दरख्त पर बैठे बैठे अकाब ने अपने आप एक सांप की शक्ल में तब्दील किया और दरख्त से उतरकर रेंगता हुआ जेल खाने की छत पर आ गया। यहाँ से उसने झांक कर देखा। नीचे जेल के दरवाजे के आगे जापानी सिपाही स्टेन गन उठाए पहरा दे रहा था। उस सिपाही पर हमला करने से पहले नाग चाहता था कि जेल के अंदर जाकर ताजिर मेहंदी के खानदान वालों को फरार होने के लिए तैयार रखे और उनके साथ अपना तारुफ भी करवाए। लेकिन सवाल यह था कि वो अंदर जाए कैसे। मगर वो एकदम से अंदर जाकर जाहिर हो जाता तो वो शायद डर जाए। अगर जापानियों को अपना आप हवाले कर देता तो हो सकता है वो उसे जेल में डालने के बजाय शूट कर दें। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने एक तदबीर सोची। वो जेल की छत पर से रेंग कर परली तरफ चला गया। उधर जंगल था। उसे दूर से एक जापानी आता दिखाई दिया। नाग उसके पास पहुंच गया। उसने जाते ही उसे डस दिया। जापानी सिपाही जब मुल्क अदम को सुधार गया तो नाग ने इंसान की शक्ल में आकर उसकी वर्दी पहन ली। ये रात का वक्त था। उसको कोई नहीं पहचान सकता था कि वो जापानी है या गैर जापानी। बंदूक उठाए वो सीधा जेल खाने की तरफ गया। दरवाजे पर जापानी सिपाही पहरा दे रहा था। नाग ने दूर से खड़े होकर जापानी सिपाही से कहा, तुम्हें कैप्टन साहब बुला रहे हैं, जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारी जगह पहरा देता हूँ। जापानी पहरेदार जल्दी से एक तरफ को तेज तेज चल पड़ा। नाग जल्दी से जेल के दरवाजे पर आ गया। उसने सुलाखों में से अंदर झांक कर देखा। कोने में एक मध्यम सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में नाग ने देखा कि ताजिर मेहंदी की बीवी, 2 लड़कियां और एक लड़का दीवार से टेक लगाए बैठे थे। नाग ने उर्दू जुबान में उन्हें बुलाया, जमील मेरे पास आओ। नाग ताजिर मेहंदी के लड़के का नाम जानता था। जमील ने अपना नाम एक जापानी की सिपाही की जुबान से सुना तो चौंक पड़ा। नाग ने कहा, घबराओ नहीं, मैं जापानी सिपाही नहीं हूँ, सिर्फ जापानी सिपाही की वर्दी में हूँ। मैं तुम्हारे बाप मेहंदी से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को यहाँ निकाल कर परदम वाली कोठी में ले जाने की स्कीम बना रखी है। तुम तैयार रहना, मैं किसी वक्त भी जीप लेकर आ जाऊंगा। मेहंदी की बीवी और लड़कियां भी जल्दी से सुलाहों के साथ आकर खड़ी हो गई।
नाग ने कहा, बहन मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, आप फिक्र न करें, खुदा की मदद शामिल हाल रही तो बहुत जल्द आप जापानियों की कैद से निजात हासिल कर लेंगी, मैं बहुत जल्द फिर आऊँगा। इतना कहकर नाग दूसरी तरफ जंगल में चला गया, क्योंकि उसने सामने से पहले वाले जापानी पहरेदार को आते देख लिया था। पहरेदार ने आकर इधर उधर देखा, वो पता करना चाहता था कि वो कौन सा जापानी सिपाही था जिसने उसके साथ शरारत की, लेकिन नाग जंगल में गायब हो गया था। सारी रात नाग अकाब के रूप में एक दरख्त पर बैठा जापानी सिपाहियों की नकलो हरकत को गौर से देखता रहा। रात को सिर्फ 3 सिपाही बैरक के बाहर पहरा देते रहे। अगर वो किसी तरह से एक जीप यहाँ से लेकर जंगल में छुपा दे तो कैदियों को निकाल कर ले जा सकता है। रात गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। जब दूसरी रात आई तो नाग दरख्त से उतरा। उसने इंसान की शक्ल इख्तियार की। जंगल में जिस जगह उसने जापानी सिपाही की वर्दी छुपा रखी थी वहां जाकर वर्दी पहनी और जापानी सिपाही बनकर हेडक्वार्टर बैरक के करीब आकर जीप के पास खड़ा हो गया, जैसे पहरा दे रहा हो। अब वो इस ताक में था कि जरा मौका मिले और वो जीप में सवार होकर वहां से फरार हो जाए। चुनांचे ये मौका उसको जल्द ही मिल गया। सामने वाले पहरेदार किसी काम से अंदर चले गए। नाग जीप में सवार हुआ और इंजन स्टार्ट करके जंगल की तरफ चला गया। एक जगह पहले ही उसने तलाश कर रखी थी, वहां उसने एक खुफिया जगह पर जाकर जीप को झाड़ियों में छुपा दिया। इस वर्दी में वापस जेल के दरवाजे पर आया। यहाँ एक दूसरा जापानी सिपाही पहरा दे रहा था। नाग ने दूर से उसे आवाज़ देकर कहा, तुम्हें मेजर साहब अंदर बुला रहे हैं। ये जापानी सिपाही पहले वाले जापानी सिपाही के हशर से नावाकिफ था। चुनाचे वो सीधा हेडक्वार्टर के बैरक की तरफ चल पड़ा। नाग अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। तेजी से जेल के दरवाजे पाया, ताला तोड़कर अंदर गया और बोला, जल्दी से मेरे साथ निकल चलो। ताजर मेहंदी की बीवी, लड़कियां और लड़का उसी वक्त उठे और नाग के साथ जेल से निकलकर जंगल में गायब हो गए। नाग ने उन्हें जीप में बिठाया और स्टार्ट करके ले उड़ा। वो इन सारे रस्तों से बाखबर था। सारी रात वो जीप चलाता रहा। सुबह की रोशनी हुई तो परदम के नज़दीक पहुंच गया। अब उनकी जीप समंदर के साथ साथ भागी जा रही थी। दूर से दरख्तों के झुंड में सुर्ख छतरी वाला मकान नजर आया तो ताजर मेहंदी की बीवी ने कहा, वो है हमारा मकान। जीप मकान के अहाते में जाकर खड़ी हो गई। नाग ने कहा, इस मकान में कोई तहखाना है क्या? जमील बोला, जी हाँ, मगर वो मकान के अंदर नहीं है, बल्कि मकान के अक्म में एक गैराज बना है। तहखाना गैराज के नीचे है। ठीक है, हमें वहाँ जाना होगा। गैराज का दरवाज़ा बंद था और झाड़ियों ने उसे ढांप रखा था और जमील ने मिलकर वहाँ एक रास्ता बनाया। दरवाज़ा खोलकर गैराज में दाखिल हुआ और फिर तहखाने में आ गए। तहखाने का दरवाज़ा एक अलमारी में से खुलता था। किसी को ज़रा सा भी शक नहीं हो सकता था कि इस अलमारी के अंदर तहखाना भी है। नाग ने देखा कि तहखाना एक छोटा सा नीची छत का कमरा था, जिसमें 2 बांस की चारपाइयाँ, 3-4 बांस की कुर्सियाँ और एक दरी पड़ी थी। लड़कियों ने उसी वक्त तहखाना साफ करके चारपाइयों पर दरी बिछा दी। नाग ने कहा, मैं बाहर जाकर आप लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ आपको 2-4 रोज़ रहना पड़े। जमील की बहन बोली, भाईजान हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नाग बोला, अभी खतरा हमारे सर पर मौजूद है। वैसे मैं सब कुछ किसी एहसान के लिए नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी की खातिर कर रहा हूँ। चूंकि मैं आपकी मदद कर सकता था इसलिए आपकी मदद कर रहा हूँ। ताजर मेहंदी की बीवी ने कहा, जमील के अब्बू को आप कब लाएंगे? नाग बोला, अब सबसे बड़ा काम यही है। मैं आप लोगों को खुराक देकर वापस जीप लेकर चला जाऊंगा और जमील के वालिद को लाने की कोशिश करूंगा। मेहंदी की बेटी ने कहा, खुदा करे आप कामयाब हो जाएं, मेरे अब्बू आ जाएं, उनके बगैर हम यहाँ इत्मीनान से ना रह सकेंगे। नाग बोला, बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर नाग तहखाने से बाहर निकल गया। वो जापानी सिपाही की वर्दी में था। वो पैदल ही एक गाँव की तरफ चल पड़ा। ये बर्मी देहातियों का एक छोटा सा गाँव था। एक जापानी सिपाही को देखकर सारे देहाती हाथ बांधकर खड़े हो गए। नाग ने बर्मी जुबान में कहा, मुझे चावल, नारियल, फल और मक्खन चाहिए, जल्दी से ले आओ। 1 घंटे बाद नाग वहां से चला तो उसने कंधे पर एक झोला उठा रखा था जिसमें 6 रोज की पूरी खुराक थी। नारियल भी थे जिनसे पानी हासिल किया जा सकता था। ये सारी खुराक मेहंदी के बीवी बच्चों के हवाले की और कहा, आप लोग यहाँ से दिन में निकलने की हरगिज कोशिश न करें। हाँ, अगर बर्तनों वगैरह की जरूरत हो तो रात के वक्त यहाँ से निकल कर अपने मकान में जाकर रखते हैं। मैं जल्दी आपको वालिद को लेकर यहाँ आने की कोशिश करूंगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ताजर मेहंदी के खानदान ने नाग को रुखसत किया। नाग जीप में सवार होकर जितनी तेजी से चल सकता था रवाना हो गया। सारा दिन वो जीप चलाता रहा। ये सारा रास्ता जंगल में से होकर गुजरता था। शाम हुई तो नाग शहर रंगून पहुंच गया था। अब उसे रास्ते में जापानी सिपाहियों की गाड़ियां मिलने लगी थी। वो कुछ खतरा महसूस कर रहा था क्योंकि जापानी सिपाही उसे घूर कर भी देख लेते थे, लेकिन चूंकि वो मंजिल पर पहुंच रहा था इसलिए उसने जीप छोड़ना गवारा न की। लेकिन अब ऐसा हुआ कि शहर को जाने वाली बड़ी सड़क पर आते एक जगह फाटक आ गया। सामने जापानी पोस्ट थी और गाड़ियों को चेक करके वहां से गुजरने की इजाजत दी जाती थी। नाग ने जीप खड़ी कर दी। एक जापानी सार्जेंट उसकी तरफ आया और उसे घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुम जापानी हो? नाग मुस्कुराया, और क्या तुम्हारा बाप हूँ? जापानी सार्जेंट समझ गया कि उसने किसी जापानी सिपाही को हलाक करके उसकी वर्दी हासिल की है और ये कोई भारतीय जासूस है। उसने 1 सेकंड में सीटी बजाई और पिस्तौल निकालकर नाग पर फायर कर दिया। ये नाग की गलती थी कि वो जापानी सिपाही की वर्दी में इतना आगे निकल आया। वो सार्जेंट की गोली से मर भी सकता था। यह उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली उसके सर पर से होकर गुजर गई। इस दौरान में वो अपनी काया पलट चुका था। जापानी सार्जेंट के हाथ से पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसने देखा कि उससे सामने खड़ा जासूस एकदम से अकाब बना और आसमान की तरफ उड़ गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
नाग वहां से उड़ता हुआ सीधा शहर के मगरबी किनारे उस हवालात के ऊपर पहुंच गया जहां ताजिर मेहदी कैद था। वो आसमान से उतरकर नारियल के एक दरख्त पर बैठ गया। अब वो कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा जिसकी वजह से वो ताजिर मेहदी को वहां से निकाल कर ले जाए। सबसे पहले तो वो उसे ये खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसने उसके खान को परदम में हिफाजत की जगह पहुंचा दिया है। हवालात के बाहर हस्बे मामूल एक सिपाही पहरा दे रहा था। नाग हवालात के बिल्कुल पास वाले आम के दरख्त पर बैठ गया। वो रात का अंधेरा फैलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि राह थी कि वो किसी न किसी तरह ताजिर से मुलाकात कर सकता था। उस जगह भी नाग ने अंदाजा लगाया कि फौजी दफ्तर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, जिस पर बाद में एक सार्जेंट सवार होकर चला गया। इस एतबार से वो यहाँ से गाड़ी को नहीं उड़ा सकता था। आधी रात के वक्त दरख्त पर ही सांप का रूप धार कर नीचे उतरा, रेंगता हुआ हवालात के दरवाजे पर आया। जापानी सिपाही पहरा दे रहा था। नाग ने उसकी पिंडली पर सिर्फ इस कदर डसा कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए। जापानी सिपाही ने घूमकर देखा ये किसने उसकी पिंडली पर काटा है। उसे सांप दिखाई न दिया तो वो समझा कि शायद चींटी होगी। वो चल फिर कर पहरा देता रहा, मगर चंद सेकंड बाद उसका सर भारी होना शुरू हो गया। वो एक जगह बैठ गया। बैठने की देर ही थी कि वो लुढ़क कर बेहोश हो गया। नाग ने इंसान की शक्ल इख्तियार की और जापानी पहरेदार की जेब से चाबी निकाल ली। हवालात का दरवाज़ा खुला और अंदर जाकर ताजिर मेहदी को, जो ज़मीन पर सो रहा था, जगाया। उठो बड़े मियाँ। ताजिर मेहदी हड़बड़ा कर उठ बैठा। नाग ने उसे बताया, मैंने आपकी बीवी और बच्चों को परदम वाले मकान के तहखाने में पहुंचा दिया है, अब आप मेरे साथ चलें। ताजिर मेहदी ने नाग के हाथ चूम कर कहा, मेरे बेटे, तुम मसीहा बनकर मेरे पास आए हो। तुमने वो काम किया है जिसके लिए अगर मैं सारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पाँव धोता रहूँ तो मुआवजा अदा न कर सकूँगा। नाग बोला, मेहदी साहब, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, अब आप वक्त ज़ाया न करें। अभी हम खतरे से बाहर नहीं निकले, पहरेदार बेहोश है, दरवाज़ा खुला है, जल्दी से मेरे साथ बाहर चलिए। मेहदी और नाग हवालात से बाहर निकलकर मंदिर के अकब में आ गए। रात अंधेरी थी, मुकम्मल ब्लैकआउट था। नाग मेहदी को लेकर गलियों गलियों होता नारियल के बाग की जानिब ले आया। उस तरफ फौजी सिपाहियों के मिल जाने का खतरा नहीं था। कई बाजारों से निकलकर नाग ने एक पुराना मंदिर देखा। उसके बाहर 2 घोड़ों की बग्गी खड़ी थी। नाग ने मेहदी को उसमें सवार होने का इशारा किया, खुद साथ वाली सीट पर बैठा, घोड़ों को चाबक लगाई और बग्गी हवा से बातें करने लगी। वो शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आया ही था कि सामने से एक फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। नाग ने बग्गी रोक ली। यहाँ हमें गाड़ी छोड़ देनी चाहिए, मेरे पीछे भागो, जापानी आ रहे हैं। वो गाड़ी छोड़कर पहलू की एक गली में हो गए। अब जापानी भी सर पर पहुंच गए। उन्होंने 2 आदमियों को गली में भागते देख लिया था। जापानियों ने तेज टार्च की रोशनी गली में फेंकी, मगर उस वक्त तक नाग और मेहदी एक मकान में छुप चुके थे। जापानियों ने एक एक मकान की तलाशी शुरू कर दी और सारे इलाके का मुहासरा कर लिया। बड़ी मुसीबत में फंस गए थे नाग और मेहदी। नाग ने महसूस किया कि अगर वो अकेला होता तो वहाँ से फरार हो सकता था, लेकिन मेहदी उसके साथ था और वो भाग नहीं सकता था। उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। जिस जगह ये दोनों छुपे थे वो मकान का एक पिछला कमरा था। ये खाली मकान था, मगर उस छोटे से कमरे में पुरानी चीज़ें भरी हुई थीं। जापानी मकान के अंदर आ गए। वो हौले हौले उनके कमरे की तरफ आ रहे थे। नाग ने मेहदी की तरफ मुंह करके इशारा किया कि अब सांस भी आहिस्ता कर लेना। बदकिस्मती देखिए या खुशकिस्मती समझिए कि ऐन उसी वक्त एक जर्द का रंग का सांप किसी कोने से उनकी तरफ बढ़ने लगा। मेहदी चीख मारने ही वाला था कि नाग ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सांप बराबर उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब बाहर से जापानी सिपाही भी उनके कमरे के बाहर आकर दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलने लगे। सांप रेंगते रेंगते अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि फ़िज़ा में एक मुकद्दस खुशबू रची हुई है। ये खुशबू सांपों के मुकद्दस देवता की थी। वो अपनी जगह पर घूम गया। नाग समझ गया कि सांप को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया है। उसके जहन में एक तरकीब आ गई। जर्द रंग के सांप ने पहले तो अपना फन उठाया, फिर नाग के सामने आकर फन झुकाकर फर्श के साथ लगा दिया, जैसे उसे सजदा कर रहा हो। मेहदी ने हैरानी से नाग की तरफ देखा कि ये सांप क्या कर रहा है। जापानी दरवाजे को तोड़ रहे थे। नाग ने 2-3 बार सीटी बजाकर सांप से कहा, बाहर 2 जापानी दुश्मन दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, जाकर उनकी खबर लो। जर्द सांप ने एक बार फिर सर झुकाया और रोशनदान में से बाहर निकल गया। मेहदी ने नाग से पूछा, तुम्हारी सीटी सुनकर सांप चला गया, क्या तुम्हें सांपों का कोई तजुर्बा है? नाग ने कहा, हाँ, मैं सपेरा रह चुका हूँ। मेहदी ने खौफजदा होकर कहा, ये तो दरवाज़ा तोड़ डालेंगे, अब हम क्या करें? नाग ने कहा, सबर। मेहदी नाग को मुतमईन देखकर हैरान था कि ये क्यों आराम से बैठा है। इतने में बाहर जापानी की चीख बुलंद हुई और गहरी खामोशी छा गई। जर्द सांप ने अपनी ड्यूटी अदा कर दी थी। नाग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, अब बेशक बाहर आ जाओ। वो दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो फर्श पर 2 जापानी सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। मेहदी ने ताज्जुब से पूछा, क्या इनको सांप ने डस लिया? हाँ। क्या सांप को तुमने इसी काम के लिए कहा था? नहीं, नाग ने कहा, यह वक्त ऐसी बातें करने का नहीं, जल्दी से जापानी सिपाहियों की वर्दी उतार कर पहन लें। मैं भी वर्दी पहन रहा हूँ, इस तरह से हम ज़्यादा महफूज होंगे। थोड़ी देर बाद वो जापानी सिपाही बनकर हाथों में गन लिए बाहर निकले। गली में कोई नहीं था, ट्रक भी जा चुका था। वो बड़ी सड़क पर आ गए। उन्होंने सड़क के साथ साथ किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें कोठी के बाहर सब्ज़ और सुर्ख रंग की वैगन खड़ी दिखाई दी। ये किसी जापानी सरमाएदार की गाड़ी थी, क्योंकि कोठी के बाहर जापानी ताजर का नाम लिखा था। नाग ने कहा, और उस वैगन को धक्का लगाकर कोठी से दूर ले चलें, फिर इसे स्टार्ट कर लूँगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वैगन को धकेलते हुए कोठी से काफ़ी दूर ले गए। फिर नाग ने उसे स्टार्ट किया। दोनों वैगन में बैठे और शहर से बाहर परदम जाने वाली सड़क पर रवाना हो गए। दोपहर तक वो सफ़र करते रहे। अब उन्होंने जापानी वर्दियाँ फेंक दी थी, क्योंकि ये वर्दी ख्वामख्वाह लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कराती थी। अब वो आम शहरियों के लिबास में थे। एक गांव में जाकर उन्होंने दोपहर का खाना खाया।
दोपहर के बाद फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। शाम हो गई, रात भी आ गई, हर तरफ ब्लैकआउट का अंधेरा छा गया, मगर मेहंदी अंधेरे में भी अपने घर का रास्ता खूब जानता था। नाग भी उस रास्ते से वाकिफ हो गया था। आखिर वो मकान के बाहर पहुंच गया। वैगन के रुकने की आवाज़ गैराज के तहखाने में बैठी मेहंदी के कुंबे के लोगों ने सुनी तो वो खामोश हो गए। मेहंदी की बीवी ने अपने बेटे जमील से पूछा, बेटा ये किसी जापानी फौजी की गाड़ी तो नहीं? जमील ने कहा, यह जीप की आवाज़ नहीं थी माँ, कोई वैगन गाड़ी लगती है। मेरा दिल कहता है कि अब्बू आ गए हैं। बच्चियों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट और खुशी आ गई। या खुदा हमारे अब्बू को जिंदा सलामत ले आना। इतने में उन्हें गैराज की छत पर 2 आदमियों के चलने की आवाज़ आई, फिर अलमारी के खुलने की आवाज़ आई। जमील बोला, यकीनन ये नाग भाई और अब्बू हैं। दूसरे किसी आदमी को अलमारी वाले रास्ते का पता ही नहीं। अब तहखाने के खुफिया दरवाजे पर दस्तक हुई। जमील बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा अब्बू। तहखाने में खुशी की लहर दौड़ गई। जमील के वालिदा सजदे में गिर पड़ी। बच्चियां और जमील खुशी से दीवाने होकर दरवाजे की तरफ लपके। दरवाज़ा खुला, मेहंदी साहब सामने नजर आए। बच्चे उनसे लिपट गए। मेहंदी की आंखों में आंसू आ गए। जमील की माँ ने भी उठकर उनका इस्तकबाल किया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे सुहाग को सलामत रखा। उन्होंने मिलकर एक बार फिर नाग का भरपूर शुक्रिया अदा किया। नाग ने कहा, हमने एक मरहला तय कर लिया, अभी एक मरहला बाकी है, यानी बर्मा से फरार होकर हिंदुस्तान जाना बाकी है, और मेरे ख्याल में ये सबसे खतरनाक मरहला है। जमील बोला, क्या हम यहाँ रहकर जापानियों के वापस चले जाने का इंतजार नहीं कर सकते? मेहंदी ने कहा, मेरा ख्याल है ये बहुत ही लंबा इंतजार होगा, और फिर इसमें हर रोज़ जान का धड़का लगा रहेगा। मैं जवान बच्चियों को लेकर ऐसे खतरनाक हालात में यहाँ नहीं रह सकता। नाग ठीक कह रहा है, हमें यहाँ से हिंदुस्तान चले जाना चाहिए। जमील की वालदा ने भी अपने खाविंद की तायद की। जमील बोला, यहाँ से हिंदुस्तान जाने का रास्ता कितनी देर का है और कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? नाग ने कहा, अगर हम यहाँ से पैदल सफ़र शुरू करें तो रास्ते में रातों को आराम करते हुए और दिन में बहुत आराम से सफ़र करते हुए हम कोई 2 महीने बाद हिंदुस्तान पहुँच जाएंगे। लड़की ने कहा, यह तो बड़ा मुश्किल सफ़र होगा, रास्ते में ख़तरनाक जंगलों से गुजरना पड़ेगा। नाग ने कहा, मैं ये सफ़र एक बार पहले कर चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि रास्ता बहुत ख़तरनाक है और जंगल बड़े दुश्वार हैं और शेरों और हाथियों से भरे हुए हैं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। मेहंदी ने कहा, क्या हम समंदर में सफ़र नहीं कर सकते? मेरा मतलब है, अगर हमें कोई स्टीवर मिल जाए तो हम समंदर के किनारे किनारे सफ़र करते कॉक्सेस बाज़ार की बंदरगाह तक पहुँच सकते हैं। नाग कुछ सोचने के बाद बोला, ख्याल तो बड़ा मुनासिब है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सारे साहिली इलाके में जापानी जंगी कश्तियाँ गश्त करती रहती हैं। जमील ने कहा, और फिर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम सफ़र किस शय में करेंगे? क्या कश्ती इतनी दूर तक सफ़र कर सकेगी? क्या रास्ते में तूफान ना आएंगे? ये सफ़र कितने दिन का होगा? नाग बोला, अगर हमें किसी से स्टीमर मिल जाए और तेल भी मिल जाए तो हम ये सफ़र 5 रोज़ में तय कर लेंगे। अगर हमें किसी कश्ती पर सफ़र करना पड़ा तो फिर 40 दिन लगेंगे। साहिल के साथ साथ आगे की जानिब सफ़र करने का ये फ़ायदा होगा कि अगर किसी जापानी जंगी कश्ती का ख़तरा हुआ तो हम बड़ी आसानी से कश्ती साहिल पर लाकर छुप सकते हैं। वैसे अगर हम कश्ती में सफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर हम पर कोई शक नहीं करेगा। हम बर्मी लिबास पहन लेंगे और अपने आप को माहीगीर जाहिर करेंगे। ताजर मेहंदी ने सारी लाकर कहा, नाग क्या तुम समझते हो समंदर में सफ़र ज़्यादा अच्छा रहेगा? नाग ने कहा, एक बात ज़रूर है, वो ये है कि समंदर में सफ़र करने से हम जंगली ख़तरों मसलन शेर, हाथी, सांप और तरह तरह के जंगली बीमारियों से बच जाएंगे। तो फिर हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कहीं से कश्ती हासिल करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ते हैं। मेहंदी की बीवी ने भी समंदर के सफ़र को पसंद किया, क्योंकि जंगल में डाकुओं का भी खतरा था। ताजर मेहंदी के पास अभी काफ़ी रुपए थे। उन्होंने नाग के साथ जाकर एक साहली गांव में बड़ी सी 2 मंजिला कश्ती तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कश्ती तैयार हो गई और उन्होंने उसमें खाने पीने का सामान लाना शुरू कर दिया। एक रोज़ मुँह अंधेरे उन्होंने बर्मी माहीगीरों का लिबास पहन लिया, सरों पर रुमाल बांधे वो बिल्कुल मछेरे और मछेरने लग रही थी। उस रोज़ मौसम बहुत खुशगवार था, आसमान पर धूप चमक रही थी, समंदर की लहरें भी बड़ी पुरसुकून थीं। अगरचे बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, लेकिन आसमान पर बादल कहीं भी नहीं थे। नाग ये भी चाहता था कि बरसात से पहले पहले जितनी जल्दी हो सके वो इस ख़ानदान को समंदर पार करा दे और हिंदुस्तान पहुँचा दे। कश्ती काफ़ी बड़ी थी, वो साहिल पर ज़रा दूर एक जगह ताड़ के दरख्तों के झुंड के पास घाट पर बंधी थी। मुँह अंधेरे उठकर सब लोग कश्ती में जाकर बैठ गए। बादमान खोल दिए गए और अल्लाह का नाम लेकर कश्ती को समंदर में डाल दिया गया। दोपहर तक कश्ती बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ साहिल से ज़रा फासले पर साथ साथ सफ़र करती चली गई। दोपहर का खाना उन सब ने कश्ती की निचली मंजिल में एक साथ बैठकर खाया। ताजर मेहंदी और उसकी बीवी बच्चे बड़े खुश थे कि वो जापानियों की खौफनाक कैद से निकलने में कामयाब हो गए। वो कई बार नाग का शुक्रिया अदा कर चुके थे, अब भी उनके दिल नाग की हमदर्दी और एहसानमंदी से लबरेज थे, लेकिन ख़तरा अभी तक उनके सरों पर था। ये सारा समंदर जापानियों के कब्जे में था और उनके जंगी जहाज साहिल के साथ साथ गश्त करते रहते थे। शाम हो गई, फिर रात का अंधेरा समंदर पर फैल गया। खाना खाने के बाद ताजर मेहंदी की बीवी और बच्चे नीचे वाले कैबिन में जाकर सो गए। मेहंदी और नाग ऊपर डेक पर बैठे बातें करने लगे। कश्ती के बादमान भूले हुए थे और हवा उसे हिंदुस्तान की तरफ ले जा रही थी। कभी कभी वो कश्ती का रुख ठीक कर लेते। नाग ने कहा, रात को खतरा है कि शायद हमें कोई जापानी कश्ती जहाज ना मिल जाए। खुदा खैर करे, कश्ती बड़ी ठीक रफ्तार पर सफ़र कर रही है। इस तरह हम अगर सफ़र करते रहे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान के साहिल से जा लगेंगे, फिर हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। खुदा हमारी मदद कर रहा है, हम ज़रूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आधी रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। मेहंदी भी अभी अभी नाग के पास से उठकर नीचे कैबिन में सोने चला गया था।
नाग अकेला डेक पर बैठा ऊँग रहा था। अचानक तेज रोशनी ने उसे होशियार कर दिया। आंखें खोलकर उसने देखा कि एक कश्ती दूर से चली आ रही है और उसकी सर्च लाइट की रोशनी पड़ रही है। उसने जल्दी से नीचे जाकर सबको जगाया और कहा, होशियार हो जाओ, शायद कोई जापानी स्टीमर गश्त करता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा है। तुम लोग अपने आप को बर्मी माहिगीर जाहिर न करना, बल्कि नीचे ही रहना। बाकी मैं ऊपर उन लोगों से निपटने की कोशिश करूंगा। वो लोग परेशान हो गए। ताजिर मेहंदी, उसकी बीवी और दोनों लड़कियां खुदा से दुआएं मांगने लगी। लड़के ने कहा, मैं भी आपके साथ ऊपर रहूंगा। नहीं नहीं, तुम अपने माँ बाप के पास नीचे ही रहो और जब तक मैं आवाज़ ना दूं कोई ऊपर ना आए, बल्कि आवाज़ तक ना निकाले। इतना कहकर नाग ऊपर डेक पर आ गया। उसने नीचे जाने वाले दरवाजे पर तरपार डाल दी और उसे छुपा दिया। जापानी स्टीमर करीब आ गया था। नाग ने भी बर्मी माहीगीरों का लिबास पहन रखा था। वो डेक पर बैठकर पुराने जाल की मरम्मत करने लगा। जापानी स्टीमर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसमें से 2 जापानी सिपाही ब्रेन गने लेकर नाग की कश्ती में कूद पड़े। नाग उठकर खड़ा हो गया। स्टीमर में से अब 2 और जापानी कूद पड़े। उन्होंने ब्रेन गने तान रखी थी। एक जापानी कप्तान ने गुराकर कहा, तुम इधर क्या कर रहे हो? उसने टूटी फूटी उर्दू में बात की थी। नाग ने खालिस बर्मी जुबान में कहा, मैं माहिर हूँ, समंदर में मछलियाँ पकड़ने निकला हूँ। हम रात को मछलियाँ पकड़ते हैं। जापानी कप्तान बर्मी जुबान समझता था। उसने कश्ती पर भरपूर नज़र डालकर कहा, माहिगिरों की कश्ती इतनी बड़ी नहीं होती, तुम ज़रूर स्मगलर हो, बताओ माल कहाँ है? नाग ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो माहिगिर हैं, मगर जापानियों को उस पर शक हो गया था। एक जापानी ने आगे बढ़कर तरपाल उठाकर परे फेंक दिया। नीचे कौन छुपा हुआ है? जापानी कप्तान ने जब देखा कि नीचे सीढ़ियाँ लगी हैं तो मुस्कुराया। खूब, तुम बकवास करते हो कि अकेले हो? तुमने ज़रूर अपने साथी नीचे छुपा रखे हैं। तुम अंग्रेज़ों के जासूस हो और हम हमारे जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत की जासूसी करते फिरते हो। नाग को मालूम हो गया कि वो बाजी हार चुका है। जापानी 1 मिनट के अंदर नीचे कैबिन में गए और ताजिर मेहंदी और उसके बीवी बच्चों को उठाकर बाहर आए। अब नाग के कुछ काम दिखाने का वक्त था। उसने बड़ी खालिस जापानी जुबान में बात करना शुरू कर दी, क्योंकि सांपों का मुकद्दस देवता होने की वजह से उसे ये कुदरत हासिल थी कि वो हर जुबान में बात कर सकता था। उसने कहा, कप्तान साहब, मैं हैरतगी में आपसे बात करना चाहता हूँ। नाग को खालिस जापानी जुबान में बात करते सुनकर सबको बड़ी हैरत हुई। कप्तान ने कहा, तुम जापानी जानते हो? नाग मुस्कुराया। जनाब, मैं जापान में कई साल रहा हूँ, आप मेरी ज़रा बात सुन लीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। कहो क्या बात है? नाग ने कहा, मैं नीचे कैबिन में जाकर आपको एक अहम राज बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ कागजात हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं। जापानी कप्तान ने बाकी सिपाहियों को उसी जगह ठहरने को कहा और नाग के साथ नीचे कैबिन में आ गया। नीचे आते ही नाग ने 1 मिनट भी ज़ाया न किया। पलक झपकते में वो काया पलटकर सांप बना और उसने जापानी कप्तान के गले पर डस कर एकदम से खतरनाक जहर उसके खून में दाखिल कर दिया। उस मोहल्ले के जहर ने जापानी कप्तान के गले की रगें एकदम खुश कर दी और वो बोल भी ना सका और फर्श पर गिर पड़ा। उसका जिस्म कांपने लगा और फिर एकदम से रूह उसके जिस्म से परवास कर गई। नाग ने बड़ी तेजी से उसकी वर्दी पहनी, ब्रेन गन हाथ में ली और जापानी जुबान में ऊपर मुँह करके एक सिपाही को नीचे बुलाया। सिपाही नीचे कैबिन में आया तो वहाँ अंधेरा था। उसने कहा, सर आप कहाँ हैं? अंधेरे में एक सांप सिपाही की तरफ लपका और उसके गले से लिपट गया। सिपाही का गला एकदम खुश्क हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फर्श पर गिर पड़ा। अब नाग ने बारी बारी बाकी तीनों सिपाहियों को भी नीचे बुलाया और हलाक कर दिया। अब वो चुपके से जापानी कप्तान की वर्दी में ऊपर डेक पर आ गया। ताजर मेहंदी और उसके बीवी बच्चों ने उसे बिल्कुल ना पहचाना। उसने टोपी का छज्जा माथे पर कर रखा था। नाग ने स्टीमर की तरफ इशारा करके जापानी जुबान में कहा, स्टीमर के सारे सिपाही यहाँ आ जाएं। स्टीमर में कुल 3 सिपाही थे, एक इंजन चलाने वाला था। नाग ने उसे बुला लिया। जब वो कश्ती के डेक पर आ गए तो नाग ने उनकी तरफ ब्रेन गन तान कर कहा, हथियार फेंक दो। जापानी सिपाही बड़े हैरान हुए कि उनके कप्तान को क्या हो गया है। ताजर मेहंदी और उसके बीवी बच्चों ने अब नाग को पहचान लिया था। एक जापानी सिपाही ने चीख कर कहा, ये जासूस है। उसी वक्त नाग की ब्रेन गन ने शोले उगलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते चारों जापानी गोलियां खाकर उलटकर समंदर में जा गिरे। नाग ने टोपी उतारकर ताजर मेहंदी, उसके बीवी, लड़की और लड़के से कहा, खस कम जहां पाक, इसके सिवा और कोई चारा न था। अगर मैं इन्हें हलाक ना करता तो ये हमें कभी ना छोड़ते। आओ नीचे से कप्तान और सिपाहियों की लाशें भी ऊपर लाकर समंदर में फेंक दे। ताजर मेहंदी बड़ा हैरान हुआ कि नाग ने कमाल बहादुरी दिखाई थी। सारी लाशें समंदर में फेंक दी गई। नाग ने कहा, अब हमें इस कश्ती को छोड़कर उस जापानी स्टीमर में सफ़र करना होगा, लेकिन पहले तेल देख लें कि तेल कितने दिनों का है। नाग ने स्टीमर में जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वहाँ इतना तेल था कि उसमें 1 महीने तक सफ़र कर सकते थे। नाग ने स्टीमर में से सीढ़ी कश्ती में फेंक कर कहा, सब लोग खाने पीने की चीज़ें लेकर स्टीमर पर आ जाओ और कश्ती समंदर में छोड़ दो। ये किसी और मुसाफिर के काम आ जाएगी, जल्दी करो। उन्होंने जल्दी जल्दी खाने पीने की चीज़ें उठाई और स्टीमर पर आ गए। वहाँ पहले भी खुराक का ज़ख़ीरा मौजूद था। उन्होंने अपनी कश्ती को खुदा के हवाले करके समंदर में छोड़ दिया। नाग ने स्टीमर का रुख हिंदुस्तान की तरफ मोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रात गुजर गई। सुबह की रोशनी में उन्होंने देखा कि स्टीमर पर 2 त्यारा शिकन तोपें, 3 बड़ी तोपें और 2 मशीन गनें लगी हुई थी। गोया ये एक छोटा सा जंगी जहाज़ था। नाग ने खुश होकर कहा, इस जंगी कश्ती से हम जापानियों का मुकाबला भी कर सकते हैं। ताजर मेहंदी की बीवी ने कहा, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम होशियारी से काम न लेते तो इस वक्त हम जिंदा ना होते।
लड़का बोला, लेकिन अंबर भाई, कैबिन में आपने जापानी कप्तान को किस तरह हलाक किया? हमें तो गोली की आवाज़ तक नहीं आई। उसके जिस्म पर खंजर का जख्म का निशान भी नहीं था। नाग मुस्कुराता रहा। मेहंदी की लड़कियों ने भी यही बात पूछी। नाग ने कहा, भाई तुमने देखा नहीं, जख्म का निशान उसके जिस्म पर था। बात आई गई होगी। दोपहर के खाने के बाद बीवी बच्चे तो कैबिन में जाकर सो गए। ताजर मेहंदी नाग के पास बैठा उससे बातें करता रहा। फिर बोला, नाग बेटे, मुझे लगता है कि जापानी कप्तान और 2 सिपाहियों को सांप ने काटा था। मैंने उनकी गर्दनों पर सांप के दांतों के निशान देखे थे, फिर उनके रंग भी नीले पड़ चुके थे। क्या नीचे कोई सांप था? नाग ने कहा, हाँ, मैंने तुम लोगों से छुपाकर एक सांप पटारे में बंद कर रखा था। बस मुसीबत के वक्त मैंने सांप को उन पर छोड़ दिया। लेकिन नाग की इस बात से ताजर मेहंदी की तसल्ली न हुई। स्टीमर सफ़र करता रहा। नाग ने स्टीमर में पड़े सारे कागजात का बड़े गौर से मुताला किया तो उसे मालूम हुआ कि इस जंगी कश्ती 3rd नेवी जंगी जहाज़ ओकोयामा की है और उसके कप्तान का नाम योशीदा था। नाग ने उसी कप्तान की वर्दी पहन रखी। नाग ने ताजर मेहंदी के ख़ानदान वालों को खबरदार कर रखा था कि जो ही वो दूर से कोई जापानी जंगी जहाज़ देखें तो फ़ौरन स्टीमर के नीचे कैबिन में चले जाएं। मैं जापानियों को धोखे में रखने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, अगर फिर भी भांडा फूट गया तो जो होगा देखा जाएगा। जंगी कश्ती दूसरे रोज़ भी समंदर में सफ़र करती रही। फिर रात आ गई। कोई ख़ास वाक़या ना हुआ, कोई जापानी जहाज़ ना मिला। तीसरे रोज़ का सूरज तुलू हुआ तो अचानक सामने दिन की रोशनी में एक जापानी जंगी कश्ती उन्हें अपनी तरफ आती नजर आई। नाग ने कहा, फ़ौरन नीचे चले जाएं, ये जापानी कश्ती स्टीमर है। सब लोग नीचे कैबिन में चले गए। नाग ने एहतियातन 6-7 दस्ती बम अपनी जेब में डाल रखे थे। उसे डर था कि दिन की रोशनी में पहचान लिया जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ल जापानियों जैसी नहीं थी। ख्वाह वो जापानी ज़ुबान बड़ी आसानी से बोल लेता था। उसे अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र तो उन लोगों की थी जिनको वो बचा कर ले जा रहा था। जापानी स्टीमर अब करीब आ गया था। नाग जापानी कप्तान की वर्दी में मलबूस डेक पर जंगले के साथ लगकर खड़ा था। जापानियों ने वायरलेस पर उसी से रब्ता कायम किया, मगर नाग ने उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, किस रेजिमेंट से हो? नाग ने सिर्फ इतना कहा कि उसका नाम योशीदा है और उसका ताल्लुक जहाज़ ओकोयामा से है। जापानियों ने कश्ती करीब करके समंदर में खड़ी कर दी। एक जापानी सार्जेंट कूदकर उसकी कश्ती में आ गया। नाग ने मुस्कुराकर जापानी ज़ुबान में कहा, सुबह बखैर, हम बहुत जल्द सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। सार्जेंट ने करीब आकर नाग को घूर कर देखा। तुम कौन हो, जापानी नहीं लगते? नाग ने कहा, मेरा नाम योशीदा है और मेरा ताल्लुक जंगी जहाज़ ओकोयामा से है। सार्जेंट ने कहा, आज का कोड वर्ड क्या है? जंग के दिनों में हर फौज रोज़ का एक नया कोड का लफ्ज़ रखती है जिससे वो अपने फौजियों की पहचान करते हैं। नाग को कोड मालूम नहीं था। जापानी सार्जेंट ने पिस्तौल निकालते हुए चीख कर कहा, यह अंग्रेज़ का जासूस है। इसके साथ ही जापानी सिपाही स्टीमर से कूदने लगे। नाग ने फ़ौरन जेब से दस्ती बम निकाला और पिन निकालकर उसे जापानी स्टीमर पर फेंक दिया। एक धमाका हुआ और सिपाही उलटकर समंदर में गिर गए। जापानी सार्जेंट ने नाग पर पिस्तौल के फायर कर दिए। नाग एक तरफ हट गया और यके बाद दिगरे 2 बम स्टीमर पर फेंके। स्टीमर में धमाके के साथ आग लग गई। नाग ने ब्रेन गन से फायरिंग शुरू कर दी। सार्जेंट गोली से उछलकर समंदर में जा गिरा। जापानी स्टीमर पर से मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई। नाग ने तोप में गोला भरकर जापानी स्टीमर को मारा। गोले ने स्टीमर के परखच्चे उड़ा दिए। नाग ने अपने स्टीमर को फुल स्पीड पर समंदर की जानिब चला दिया। खुले समंदर में आकर उसने देखा कि जापानी स्टीमर का कहीं नामो निशान न था। उसने नीचे मेहंदी खानदान के अफराद को ऊपर बुला लिया। वो सहमे हुए थे। नाग ने उन्हें तसल्ली दी। दुश्मन ने हमला किया था मगर खुदा ने हमें बचा लिया। कुछ दूर जाकर नाग ने स्टीमर को एक बार फिर साहिल के साथ साथ हिंदुस्तान की तरफ चलाना शुरू कर दिया। शाम को तेल दोबारा भर दिया गया। चौथे रोज़ हिंदुस्तान के जनूब मशरकी इलाकों के साहिल दिखाई देने लगे। ये काक्स्टर बाजार का साहिल था। नाग तीसरे पैर स्टीमर को लेकर काक्स्टर बाजार के साहिल से जा लगा। यहाँ जापानियों की अमलदारी नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उन्होंने मिलकर खुदा का शुक्र अदा किया। स्टीमर को साहिल पर ही छोड़ा और शहर में आ गए। ये एक छोटा सा पहाड़ी शहर था। ऊंची नीची सड़कें, कहीं कहीं पहाड़ों में सुर्ख छतों वाले बंगले नजर आ रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था। नाग उन्हें लेकर शहर के होटल में आ गया। यहाँ उन्होंने रात बसर की। दूसरे रोज़ एक ट्रेन में सवार होकर कलकत्ते पहुँच गए। ताजर मेहंदी से नाग ने कहा, अब मेरा फ़र्ज़ पूरा हुआ। आप अमन की जगह पर पहुँच गए। अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपनी बहन और भाई की तलाश में निकल सकूँ। उन लोगों ने नाग का बेहद शुक्रिया अदा किया और अपने वतन को रवाना हो गए। नाग एक बार फिर अकेला कलकत्ते में फिरने लगा। सारा दिन वो शहर की सैर करता और अंबर मारिया को तलाश करता फिरता। फिर वो दरिया के किनारे आ गया। यहाँ जंग की वजह से बंदरगाह पर अंग्रेज़ों के कई जहाज़ लंगर अंदाज खड़े थे। नाग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किधर जाए। अंबर और मारिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम हो गई। नाग को भूख महसूस हुई। सोचा किसी जगह से कुछ खाया पिया जाए। इत्तेफाक से उसके पास चंद ही रुपए रह गए थे। वो एक छोटे से होटल में आ गया। उस होटल में 2-4 बंगाली बैठे दाल भात खा रहे थे। नाग शक्ल से बंगाली बिल्कुल नहीं लगता था। वो भी एक जगह कोने में जाकर बैठ गया और खाना मंगवाकर खाने लगा। उसकी उंगली में ज़मुर्द की एक अंगूठी पड़ी थी जो बड़ी कीमती थी। खाना खाकर वो खामोशी से बैठकर अखबार पढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि सामने बैठा हुआ एक काला कलोटा, सुर्ख आंखों वाला, उधेड़ उम्र, दुबला पतला और तेज़ नज़रों वाला बंगाली उसे घूर रहा है।
नाग अखबार पढ़ता रहा। इतने में वो काला बंगाली उठकर नाग के करीब आकर बोला, बाबू क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? नाग ने अखबार मेज पर रख दिया और कहा, कोई खास बात करनी है आपको? बंगाली साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराकर कहने लगा, ये अंगूठी आपकी बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से ली थी आपने? नाग को ये अंगूठी ओध के शाही महल से मिली थी और उसकी बड़ी कीमत थी। मकार बंगाली की नज़र उस पर थी, वो उसकी कीमत से वाकिफ था। नाग ने कहा, ये मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे में दी थी। बंगाली बोला, बहुत उम्दा अंगूठी है। फिर मौजू बदलकर पूछने लगा, बाबू तुम कहाँ से आए हो? बंगाल में अजनबी लगते हो। नाग ने कहा, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, मेहनत मजदूरी करने यहाँ आया था। बंगाली ने नाग के हाथ पर हाथ मारकर कहा, बाबू ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अपना एक मकान बनवा रहा हूँ, अगर तुम पसंद करो तो मेरे यहाँ मुंशी का काम कर सकते हो, खाना पीना मुफ्त और रहने को जगह भी दूंगा, क्या तुम पसंद करोगे? नाग ने सोचा कि चलो कुछ देर उसके यहाँ ही क्याम करते हैं, इतनी देर में आराम से अम्बर और मारिया की तलाश भी हो जाएगी, आखिर हर्जी क्या है। चुनाचे नाग ने हामी भर ली। उसे बिल्कुल ख्याल ना रहा कि उस मकार की निगाह नाग की कीमती ज़मुर्द की अंगूठी पर है। बंगाली ने नाग को साथ लिया और एक रिक्शा में बिठाकर शहर से बाहर एक ऐसी जगह ले गया जहाँ इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। एक तालाब था, पीछे जंगल था। तालाब के किनारे एक मकान बन रहा था, वहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहे थे। पास ही एक झोंपड़ा सा बना हुआ था। बंगाली ने कहा, बाबू आज मजदूरों ने दुर्गा पूजा की छुट्टी कर रखी है, तुम इस झोंपड़ी में रह सकते हो, यहाँ तुम्हें हर शय मिल जाएगी, तुम आराम करो, मैं कल आऊँगा, मजदूर भी कल आ जाएंगे। बंगाली वापस चला गया। नाग ने झोंपड़ी में आकर देखा कि वहाँ एक तरफ चावल और दाल के कनस्तर पड़े थे, नारियल के तेल की बोतल, माचिस, लालटेन और तरकारी भी पड़ी थी। एक चूल्हा था। नाग ने रात को चूल्हा जलाकर चावल वगैरह पकाकर खाए और चटाई पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जाने रात कितनी गुजरी हुई थी कि आहट पर उसकी आंख खुल गई। झोंपड़ी में लालटेन बुझ गई थी, अंदर अंधेरा था, बाहर चांदनी फैली थी। नाग ने चांद की रोशनी में देखा कि वो मकार बंगाली झोंपड़ी के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पटारा था। वो दबे दबे कदम उठाता चला आ रहा था। झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर उसने पटारे का मुंह खोलकर उसे ज़मीन पर उलट दिया। पटारे में से एक स्याह रंग का सांप निकला और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। नाग समझ गया कि यह मकार बंगाली उसे सांप से हलाक करवाकर उसकी ज़मुर्द की कीमती अंगूठी हासिल करना चाहता है। वो उसकी नादानी पर मुस्कुरा दिया और उसी तरह चटाई पर लेटा रहा। बंगाली एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गया। सांप रेंगता रेंगता झोंपड़े के अंदर आकर अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। अंबर ने गहरा सांस लिया। सांस की आवाज़ पर सांप पर जैसे कुपकबी तारी हो गई। वो जहाँ था वहीं रुक गया। उसका फन सिमट गया और वो ज़मीन पर सर रखकर लेट गया। नाग ने उससे पूछा, तुम किस लिए आए हो? सांप ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, मुकद्दस देवता, इस बदबख्त बंगाली ने जो मेरा मालिक है मुझे तुम्हें हलाक करने के लिए इस झोंपड़ी में भेजा है। नाग ने कहा, अब तुम्हारा इरादा क्या है? सांप बोला, मुकद्दस देवता, मेरा सब कुछ तुम पर कुर्बान, मैं उस गुस्ताख बंगाली को कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं अभी वापस जाकर उसे हलाक कर देता हूँ। नाग ने कहा, नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, तुम खामोशी से वापस चले जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। सांप ने सर झुकाकर ताज़ीम बजा लाई और वापस झोंपड़ी से बाहर निकल गया। सांप को झोंपड़ी से बाहर आते देखकर मकार बंगाली दरख्त के पीछे से पटारा लेकर निकल आया। उसने सांप को वापस पटारे में रख लिया। वो बड़ा खुश हुआ कि सांप ने बाबू को डस दिया होगा। बड़ा ही खतरनाक सांप था। उसका कांटा पानी नहीं मांगता था, यानी जिसे काटता था उसे इतनी मोहलत भी न मिलती थी कि वो पानी भी मांग सके, और मर जाता था। बंगाली लपक कर झोंपड़ी में आया। नाग चटाई पर लेटा था। बंगाली ने उसे झुककर गौर से देखा। नाग ने कहा, क्या बात है बंगाली बाबू, रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंगाली चौंक कर परे हट गया। फिर जब देखा कि बाबू तो जिंदा है, खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, कुछ नहीं बाबू, असल में मेरी एक चादर यहाँ रह गई थी, सामने मकान में सो रहा था कि सर्दी लगी, सोचा कि चलकर चादर ही ले आऊँ। अच्छा तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। बंगाली बाहर निकल गया। वो हैरान था कि सांप ने उसे डसा क्यों नहीं। शायद सांप को मालूम नहीं था कि एक आदमी सो रहा है, या शायद सांप का जी चाहा नहीं काटने को, क्योंकि सांप बहुत कम किसी वजह से काटते हैं। फिर भी वो नाकाम हो गया था। उसने फैसला किया वो एक बार फिर कोशिश करेगा। वो खुद नाग को हलाक करने के कुतल के जुर्म का इर्तिकाब नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन मकान पर मजदूरों ने आकर काम शुरू कर दिया। नाग ने उनकी देखभाल का काम संभाल लिया। रात को वो फिर झोंपड़े में सोने चला गया। कुछ देर बाद वो चुपके से झोंपड़ी से निकलकर बाहर आया। वह मालूम करना चाहता था कि मकार बंगाली किस गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। वो तालाब के ऊपर से होकर उस पुराने मकान के अकब में आ गया जहाँ रात को बंगाली सोया करता था। एक कमरे में दिया जल रहा था। नाग ने महसूस किया कि अंदर दो आदमी बातें कर रहे थे। उसने खिड़की की दर्ज में से झांक कर देखा, बंगाली के पास एक और आदमी बैठा था। बंगाली कह रहा था, दादा अगर तुम उसे हलाक कर दो तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। दादा ने कहा, 100 रुपये थोड़े हैं, अगर तुम मुझे 200 रुपये दो तो मैं अभी जाकर उसे कत्ल कर दूंगा, क्या तुम्हें मंजूर है? बंगाली ने कुछ देर गौर किया, फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है मुझे मंजूर है। तो फिर 100 रुपये पहले दो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? दादा बदमाश बोला, नहीं ये बात नहीं, बात यह है कि ये हमारा कारोबार है। मैंने इससे पहले जितने आदमियों को कत्ल किया उनके कत्ल की आधी रकम पेशगी रखवा ली थी। अगर तुम मुझे पेशगी रकम देने पर तैयार हो तो मैं तुम्हारे आदमी को कत्ल करूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बंगाली ने जेब से 100 रुपये निकाल कर कहा,
अच्छा बाबा ये लो 100 रुपये, मगर याद रखना उसकी गर्दन काट कर मेरे पास लानी होगी। दादा ने मुस्कुराकर धोती के अंदर से तेज धार वाला छुरा निकालकर कहा, अरे फिक्र ना करो, अभी लाता हूँ उसकी गर्दन। वो उठा ही था कि नाग भागकर झोंपड़ी में चला गया। उसने अंदर जाते ही लालटेन बुझा दी, चटाई पर खेस और सराहने को यूं लपेट कर रख दिया जैसे कोई सो रहा हो, और खुद सांप का रूप धार कर कोने में एक जगह फन उठाकर बैठ गया। इतने वो बदमाश कातिल छुरा हाथ में लिए झोंपड़ी में दाखिल हुआ और अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाता चटाई की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि उसका शिकार चादर ओढ़े चटाई पर सो रहा है। वो हंसा। इससे पहले भी वो न जाने कितने लोगों को कत्ल कर चुका था। ये एक पेशावर किराए का कातिल था। आगे बढ़कर उसने छुरे को लहराकर चटाई पर पड़े सिरहाने में घुसेड़ दिया। जब उसे कोई चीख सुनाई न दी तो चादर को परे फेंक दिया। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर झोंपड़ी में अपने शिकार को तलाश करने लगा, लेकिन उसे दौरान में नाग ने उसे तलाश कर लिया। उसने लपक कर कातिल की पिंडली पर डसा और अंधेरे में रिंगता हुआ दीवार पर चढ़ गया। कातिल के मुंह से चीख की आवाज़ निकली और ज़मीन पर गिर पड़ा। जहर इस कदर खतरनाक था कि कातिल ने दूसरी आवाज़ न निकाली। उसके नाक कान मुंह से खून जारी हो गया। चीख की आवाज़ बंगाली ने भी सुनी थी। वो बड़ा खुश हुआ कि काम बन गया। वो ये समझता था कि चीख की आवाज़ उसके शिकार की थी। खुश खुश कमरे के बाहर आकर बरामदे में बैठ गया और कातिल का इंतजार करने लगा कि वो उसको शिकार का सर लाए और बाद में जाकर वो ज़मरुद की अंगूठी पर कब्जा जमा लेगा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब किराए का कातिल ना आया तो बंगाली बड़ा हैरान हुआ। आखिर वो उठकर झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। वो दरवाजे के करीब आकर आहिस्ता हो गया और फिर दबे दबे गाँव अंदर चला गया। लालटेन बुझी हुई थी, लेकिन बाहर की हल्की हल्की चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी। बंगाली ने अंदर जाकर देखा कि बाबू यानी उसका शिकार तो अपनी जगह यानी चटाई पर बड़े आराम से सो रहा था, और जिस शख्स को उसने कत्ल करने के लिए भेजा था उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी है। वो शशदर होकर रह गया कि ये क्या हो गया। उसने कातिल की लाश उठाई और उसे बाहर ले आया। फिर उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि कातिल किसी सांप से डसने से मारा गया है। उसने कातिल की लाश को एक घड़े में छुपा दिया। सुबह हुई, दिन निकल आया। नाग ज़ेरे तामीर मकान पर मजदूरों के पास खड़ा काम कर रहा था कि बंगाली उसके पास आकर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, बंगाली बाबू, काम ठीक हो रहा है ना? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। नाग ने जानबूझकर पूछा, रात मुझे अपनी झोंपड़ी में किसी सांप की फुनकार सुनाई दी थी, क्या यहाँ सांप ज़्यादा होते हैं? बंगाली शर्मिंदा होकर कहने लगा, नहीं तो यहाँ तो बहुत कम सांप देखने में आते हैं। वैसे हो सकता है कोई सांप उधर से गुजरा हो। मेरा ख्याल है तुम कल से मेरे मकान वाले कमरे में आकर सोया करो। क्या ख्याल है? जैसे तुम्हारी मर्जी। नाग भी यही चाहता था कि वो उस बंगाली के मकान में किसी तरह पहुंचकर मालूम करे कि कहीं उसका ताल्लुक किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं जिनको अंबर या मारिया का इल्म हो। दूसरी रात नाग बंगाली के मकान वाली कोठली में आ गया। आज रात बंगाली ने फैसला कर लिया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए वो नाग को ज़रूर ठिकाने लगाएगा। उसने एक घड़ा भी चुन लिया था जहाँ वो नाग की लाश दबा देगा। ये घड़ा मकान के पिछवाड़े था। नाग रात को कुछ देर बंगाली के साथ बातें करता रहा और फिर अपनी कोठली में जाकर सो गया। उसने अंदर से कुंडी चढ़ा ली थी, लेकिन खिड़की पर कोई कुंडी नहीं थी। आधी रात को बंगाली ने ऐसा किया कि सांप का पटारा लिया और जिस कोठली में नाग सो रहा था उसके खिड़की में से सांप अंदर फेंक दिया। काला सांप कोठली में गिरते ही नाग के सामने जाकर सर बसजूद हो गया, यानी उसने नाग के आगे अपना सर झुका दिया। नाग जाग रहा था। उसने बंगाली को अंदर सांप फेंकते देख लिया था। सांप ने कहा, मुकद्दस देवता, अब मुझसे इस बदबख्त की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती। इसने दूसरी बार आपको हिलाक करने की कोशिश की है। मुझे हुक्म दीजिए ताकि मैं जाकर इस पापी को ठिकाने लगा दूं। नाग ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, ये मेरा शिकार है, मैं खुद इसे हिलाक करूंगा। तुम एक तरफ दीवार के साथ लग कर बैठ जाओ और तमाशा देखो। सांप दीवार के साथ लगकर चिपका होकर बैठ गया। नाग ने इस दौरान चटाई पर से उठकर आंखें बंद की और दूसरे लम्हे कमरे में वहां उसकी जगह एक जर्द धारियों वाला खूनखार शेर खड़ा था। शेर कोने में जाकर छुप गया और बंगाली का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि बंगाली अपने कमरे से निकलकर दबे पांव चलता नाग की कोठली की तरफ आ गया। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि अंदर से नाग के खराटों की आवाज़ तो नहीं आ रही। अंदर गहरी खामोशी छाई थी, लेकिन एक बात अजीब थी कि बंगाली ने अंदर से एक ऐसी बदबू महसूस की जैसे कि जंगल से आया करती है जहाँ शेर शेरनियाँ रहते हैं। वो कुछ हैरान सा हुआ कि बदबू कहाँ से आ रही है। फिर उसने सोचा कि भला शेर यहाँ कहाँ से आ सकता है। वो बड़े इत्मीनान से खिड़की में से कूदकर कोठली में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने शेर की बदबू को तेज़ होते महसूस किया। अब उसे किसी जानवर के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी। फिर उसे हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। बंगाली को पसीना आ गया। उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर बाएं जानिब देखा। अंधेरे में शेर की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके सामने 4 गज के फासले पर एक ज़बरदस्त खूनखार किस्म का शेर खड़ा था। बंगाली की टांगें कांपने लगी। उसका हलक खुश्क हो गया। खून सिमट कर उसके दिल में आ गया और दिल की धड़कन डूबती महसूस होने लगी। शेर आगे बढ़ा। बंगाली अपनी जगह पर पत्थर का बुत बन चुका था। उसे कुछ होश नहीं थी। उसके होठों से हल्की हल्की कराहने की आवाज़ें निकल रही थी। शेर उसके बिल्कुल करीब आकर उसे गौर से देखने लगा। नाग ने सोचा कि अब से उसे इंसानी रूप में वापस आ जाना चाहिए। चुनाचे वो एकदम से फिर इंसान बन गया। बंगाली ने जब देखा कि शेर गायब होकर इंसान बन गया है तो और ज़्यादा हैरान हो गया।
नाग ने कहा, ये सारा खेल तुमने इसलिए रचाया था कि मेरी ज़मुर्द की अंगूठी चोरी कर सको, लेकिन तुम शायद नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। क्या अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ? बंगाली ने ललचती कांपती आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी भूल। उसका जुमला पूरा ना हो सका। नाग ने सांप को इशारा किया, सामने आकर इसकी खबर लो, इसने कई आदमियों को हिलाक किया हुआ है। सांप फुनकार कर अंधेरे कोने से निकलकर बंगाली के सामने आ गया। बंगाली के मुंह से दबी दबी चीख सी निकल गई, मुझे माफ़ कर दो। नाग ने कहा, क्या तुम इसलिए माफ़ कर दूं कि तुम आगे से भी बेगुनाह लोगों को लूटने के लिए उन्हें कत्ल करते फिरो? हरगिज़ नहीं। बुराई का जितनी जल्दी खात्मा हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर उसने नाग को इशारा किया। नाग ने उछलकर बंगाली की गर्दन पर डस दिया। बंगाली दहशत से फर्श पर गिर पड़ा। जहर ने तेजी से अपना असर दिखाया और फिर वो अकड़ गया। नाग ने सांप से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सारे सांपों को बुलाकर इस कातिल की लाश को यहां से गायब कर दो। सांप ने सर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा मुकद्दस देवता। सांप ने मुंह उठाकर अपने हलक से एक अजीब सीटी की आवाज़ निकाली। थोड़ी देर बाद वहां सांप ही सांप आ गए। सांप ने अंदर आकर नाग के आगे सर झुका दिया, फिर वो लाश पर झुक गया। सारे सांप उस लाश को चिमट गए। उन्होंने लाश को खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब सारे सांप हटे तो वहां लाश ना थी, ना उसकी हड्डियां। लाश गायब हो चुकी थी। एक एक करके सारे सांप झुककर आदाब बजा लाते कोठरी से बाहर निकल गए। नाग ने सांप से कहा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुम भी जा सकते हो। सांप ने कहा, अगर मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मुझे हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ। नाग ने कहा, अगर इस जगह कोई ख़जाना दफन है तो तुम मुझे वहाँ से थोड़ा सा सोना या जवाहरात लाकर दे दो, क्योंकि मेरे पास रुपए ख़त्म हो चुके हैं। मैं अभी लाता हूँ मुकद्दस देवता। सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने मुंह में जवाहरात का एक हार पकड़ रखा था। नाग ने हार लेकर अपनी जेब में रख लिया। सांप ने अदब से सलाम किया और वापस चला गया। दूसरे दिन नाग भी वहाँ से चल पड़ा और शहर में आ गया। अब उससे ज़रूरत इस बात की थी वो किसी दुकान पर जाकर इस हार को फ़रोख्त करे और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। वो शहर के गुंजान आबाद इलाके में आ गया। यहाँ उसने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ जौहरी की दुकान कहाँ होगी? उस आदमी ने नाग को जौहरी की दुकान का पता बता दिया। नाग जौहरी की दुकान पर आ गया। ये एक नाटे कद का जौहरी था जिसकी तोंद बाहर को निकली हुई थी। नाग ने उसे एक बार देखकर कहा, मैं ये हार फ़रोख्त करना चाहता हूँ। जौहरी ने हार देखा तो दंग रह गया, क्योंकि ऐसा कीमती हार उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये बंगाल के बादशाहों का हार था। उसने नाग को सर से पांव तक देखा और कहा, बरखुरदार, ये तुमने कहाँ से लिया? नाग ने कहा, भाई चाहे मैंने जहाँ से भी लिया हो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम ये बताओ कि इसके कितने रुपए दे सकते हो? जौहरी ने कहा, मैं इसके तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ। नाग ने कहा, लाओ जल्दी दे दो। जौहरी को अब यकीन हो गया कि इस नौजवान ने हार कहीं से चोरी किया है, क्योंकि उस हार की असल कीमत 10 लाख रुपए के करीब थी। जौहरी के लिए सौदा महंगा नहीं था। उसने हार तिजोरी में रखा और 5,000 रुपये के नोट उसके सामने रख दिए। नाग ने नोट संभाले और वहाँ से चल दिया। एक दूसरे बाजार में आकर वो एक कपड़ों की दुकान में आ गया। यहाँ उसने एक नया जोड़ा खरीद कर पहना, नए जूते पहने और बाकी रकम जेब में रखकर दुकान से बाहर आ गया। नाग बाजारों की सैर करता रहा। शहर के सबसे खूबसूरत इलाके में आ गया। यहाँ सड़कें चौड़ी थीं और बड़े बड़े होटल और इमारतें खड़ी थीं। नाग एक इमारत के करीब से गुजर रहा था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नाग ने पलट कर देखा। उसके सामने एक सूखा साखा काना बंगाली खड़ा था। क्या बात है? नाग ने पूछा। काने बंगाली ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या मतलब? काना हंस पड़ा। मतलब ये कि मैं चोर हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दोनों मिलकर करोड़पति बन सकते हैं। नाग हंस दिया, कहने लगा, तुम्हें भूल हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। फिर तुमने वो कीमती हार कहाँ से लिया था? मुझे किसी ने दिया था। यार क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं कोई पुलिस का सिपाही तो नहीं हूँ। नाग बोला, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, कीमती हार मैंने चोरी नहीं किया था। काने बंगाली ने पिस्तौल निकालकर नाग के पसलियों के साथ लगा दी। चुपके से साथ वाली गली में घूम जाओ, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। नाग मजबूर हो गया। जंग के ज़माने में वहाँ कत्ल की वारदातें होती ही रहती थीं। वो खामोशी से काने बंगाली के आगे आगे चल पड़ा और गली में घूम गया। यहाँ से काना बंगाली उसे एक तारीक गली में ले गया। आगे 2 बंगाली खड़े थे। उन्होंने नाग को झपट लिया और उसे खींचते हुए कोठरी में ले गए। उसे जाकर रस्सियों से बांध दिया और बंद कर दिया। शाम को उसे खाने के लिए दाल भात दिया गया। अब काने बंगाली ने एक बार आकर नाग को अपने साथ मिलने और ख़जाने का राज बताने की फिर कोशिश की, मगर नाग ने कहा, मुझे किसी ख़जाने का इल्म नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। काने बंगाली ने अपने साथी की तरफ देखा और कहा, इसे ख़त्म कर दो। उन्होंने नाग की जेब से सारे रुपए पहले ही छीन लिए थे। दूसरे बंगाली ने छुरा निकाल लिया। अब नाग को वाकई अपनी फिक्र पड़ गई कि अगर उसने देर की तो ये लोग तो उसे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा, ठहरो, मैं ख़जाने का पता बताता हूँ। छुरे वाला बंगाली रुक गया। काने बंगाली ने मुस्कुराकर कहा, अब आए ना ठीक राह पर, बताओ ख़जाना कहाँ है? नाग ने कहा, जिस जगह तुम खड़े हो इसी जगह ख़जाना दबा हुआ है। इस बात पर सारे हैरान हुए। फिर काने बंगाली ने कहा, ये झूठ बोलता है, भला यहाँ ख़जाना कहाँ से आ सकता है? इसे ख़त्म कर दो। नाग ने कहा, मेरी रस्सियाँ खोल दो, मैं तुम्हें इसी जगह से ख़जाना निकाल कर दिखाता हूँ। तीनों बंगाली डाकू एक दूसरे का मुंह तकने लगे। काने ने कहा, रस्सियाँ खोल दो, भला ये भाग कर कहाँ जाएगा? उन्होंने नाग की रस्सियाँ खोल दी और पिस्तौल तान कर खड़े हो गए। नाग ने फावड़ा लेकर जगह खोदनी शुरू कर दी।
इस दौरान में उसने आंखें बंद करके मुंह से सीटी की आवाज़ निकाली और सांप को इतला दे दी कि खजाना इस जगह लाया जाए। थोड़ी सी ज़मीन खोदने के बाद इस ज़मीन में से एक संदूक निकल आया जो हीरे, जवाहरात और सोने के जेवरों से भरा हुआ था। डाकुओं की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। काने बंगाली ने नाक का मुंह चूम लिया। शाबाश, तुमने कमाल कर दिखाया, हमें खबर ही नहीं थी कि हमारी कोठली में ही खजाना दफन है। दोस्तों, जल्दी से इस खजाने को आपस में बांट लो। नाग ने कहा, सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ जाए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर उन्होंने संदूक से जवाहरात, कीमती हार और सोने के जेवर निकालकर ज़मीन पर ढेर करने शुरू कर दिए। अब नाग का हमला करने का वक्त आ गया था। नाग ने गहरा सांस लिया और एक पल के अंदर अंदर वो एक बड़ा हाथी बनकर सामने आ गया। हाथी की वजह से सारा कमरा भर गया। उसको देखकर बंगाली डाकुओं के तोते उड़ गए। एक बंगाली तो गश खाकर गिर पड़ा। नाग ने अपनी सूंड बढ़ाकर 2 बंगालियों को पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा। दोनों अगली दुनिया को चले गए। काना बंगाली कोने में दुबका कांप रहा था। नाग जल्दी से वापस इंसानी शक्ल में आ गया और पिस्तौल उठाकर काने बंगाली के सीने पर रख कर कहा, अब तुम्हें पता चला कि मैंने खजाना कहाँ से लिया था और ये मैं कौन हूँ। काना बंगाली लरज रहा था, कांप रहा था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने हाथ जोड़कर सलाम किया और नाग के आगे सजदा कर दिया। गणेश महाराज की जय। नाग ने कहा, मैं गणेश महाराज नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। काना बंगाली गिड़गिड़ाने लगा। माफ़ कर दो महाराज, मुकद्दस देवता, मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूँगा, किसी का माल नहीं चोरी करूँगा। मैं कसम खाकर वादा करता हूँ कि आज से मैं नेक आदमी बनकर ज़िंदगी बसर करूँगा। नाग ने पिस्तौल जेब में रख लिया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अब ऐसा करो, इस खजाने को वापस ज़मीन में दफन कर दो। काने बंगाली ने खजाना फिर से ज़मीन में दफन करके ऊपर मट्टी डाल दी। नाग ने अपने रुपए वापस लेकर जेब में रखे और कमरे से बाहर आकर काने बंगाली से कहा, अब तुम आज़ाद हो, लेकिन ख़बरदार आप कभी चोरी न करना। काने बंगाली ने कहा, हजूर, क्या मैं इस खजाने में से कुछ दौलत ले सकता हूँ? मैंने अपनी ज़मीन महाजन से आज़ाद करानी है। उसने मेरी ज़मीन कर्ज की रकम अदा न होने की वजह से हज़म कर रखी है। नाग ने कहा, हकीकत यह है जो ख़जाना अभी अभी हमने ज़मीन से दफन किया हुआ निकाला था, अब वो वहाँ नहीं है। उसे सांप उठाकर शहर से दूर जंगल में उस मकाम पर ले गए हैं जहाँ से वो पहले दफन था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आए तो ज़मीन खोद कर देख लो। काना बंगाली बोला, मुझे तुम पर एतबार है मुकद्दस देवता। नाग ने कहा, लेकिन इसके बावजूद मैं महाजन के पास जाकर उससे तुम्हारी ज़मीन वापस दिला सकता हूँ, तुम मुझे उसके पास ले चलो। काने बंगाली ने नाग की करामत देख ली थी। उसे यकीन था कि वो महाजन से उसकी ज़मीन ज़रूर वापस दिला देगा। वो उसे साथ लेकर शहर के परले किनारे घाट के पास एक मकान में ले गया और बोला, ये महाजन का मकान है। उसने गरीब लोगों की ज़मीनें हत्या आकर लोगों की जायदाद बना रखी है। उसने मुझे भी तबाह कर दिया है। नाग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ। नाग बंगाली को लेकर महाजन के घर आ गया। महाजन ने नाग को देखकर कहा, तुम कौन हो? क्या इस झूठे की सिफारिश लेकर आए हो या ज़मीन के एवज ली गई रकम लेकर आए हो? नाग ने कहा, इसकी ज़मीन वापस कर दो। महाजन ने कहा, पहले ये मेरे 10,000 रुपये की रकम वापस कर दे, 5,000 की असल रकम और 5 उस पर सूद की रकम, फिर ज़मीन वापस करूँगा। नाग ने कहा, मेरी तरफ देखो। महाजन ने नाग की तरफ देखा और हंसकर कहा, यह नाटक किसी और जगह जाकर दिखाओ, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन इस अरसे में नाग एक बहुत बड़ा अजदा बनकर सामने आ चुका था। उस बड़े सांप यानी अजदा के सर पर 6 सर और बने हुए थे। हर सर में से 6 जुबानें बाहर निकल रही थीं। महाजन के पसीने छूट गए और वो ज़मीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, जय भोलेनाथ, जय विश्वनाथ। नाग एकदम से वापस इंसानी शक्ल में आ गया और बोला कि इसकी रकम वापस करते हो या मैं अभी इस जगह तुम्हें हड़प कर जाऊं। महाजन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, जय भोलेनाथ, अभी वापस करता हूं माई बाप, अभी वापस करता हूं। महाजन ने उसी वक्त बंगाली की रकम वापस कर दी। काना बंगाली रकम लेकर नाग के साथ बाहर आ गया। महाजन को एकदम से गश आ गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। नाग हंस पड़ा और महाजन को बेहोशी छोड़कर वापस शहर में आ गया। यहाँ वो काने बंगाली से भी अलग हो गया और दरिया के किनारे एक तरफ को चल दिया। वो काने बंगाली को अब हमेशा के लिए अलविदा कह देना चाहता था, अगरचे बंगाली की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नाग के साथ ही रहे। एक हफ्ते के बाद नाग एक हवाई जहाज़ में बैठा था और हवाई जहाज़ इस्तांबुल की तरफ परवाज़ कर रहा था। नाग का प्रोग्राम था कि वो इस्तांबुल से किसी न किसी तरह लंदन जाने की कोशिश करेगा ताकि वहाँ अंबर और मारिया से मिल सके। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।